हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज आप सभी को मैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी अंतरा बुक है उसके जितने भी गद्य खंड के आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी पार्ट हैं आपके, उन सभी की इजी समरी आपको करवाई जाएगी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी के अंदर, हिंदी इलेक्टिव की बात कर रहा हूँ, अंतरा बुक की, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग एकदम लेटेस्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो @class12 ESP न्यू ग्रुप, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पे आप जो है अपलोड करवा दी जाएंगी। कोई क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है। और आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरा बुक से गद्य खंड का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रेम घन की छाया स्मृति। तो देखते हैं इसमें क्या कहानी है, क्या बताया गया है। बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें लेखक है, ठीक है, उनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है पिताजी का साहित्यिक प्रेम। तो जो लेखक हैं उनके पिताजी साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा झुके हुए थे, यानी कि उनका झुकाव था लिटरेचर को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना। तो उनके पिता फारसी भाषा के जानकार थे, ठीक है, और पुरानी हिंदी कविताएं। अब एक होती है नई हिंदी कविता, एक होती है पुरानी हिंदी कविता। तो जो शुरू शुरू की जो हिंदी कविताएं आई थी उसको वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे और फारसी भाषा बहुत अच्छे से जानते थे। और रामचरितमानस और रामचंद्रिका, इसका रात को पाठ करके सबको सुनाया करते थे। यानी कि पढ़ने का एक उनका अंदाज ही अलग था, नाटकीय तरीके से थोड़ा सा एक्साइटेड होके वो पढ़ाया करते थे। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। भारतेतु हरिश्चंद्र जी जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, आधुनिक हिंदी के जनक भी जिनको कहा जाता है, इनके नाटक उनको बहुत पसंद थे, लेखक के पिता को। तो इनके नाटकों को अक्सर वो डिस्कस किया करते थे घर में बच्चों के साथ। तो उनके इस व्यवहार ने लेखक के मन में प्रारंभिक साहित्यिक रुचि की नींव रखी। तो जो हमारे लेखक हैं उनके मन में जो एक कहते हैं ना, एक फाउंडेशन स्टोन, एक नींव, वो उनके पिताजी ने ही रखी थी। इसी वजह से जो लेखक हैं वो आज इतने बड़े साहित्यकार बन के आपके सामने आए हैं कि आपकी अंतरा बुक में आप उनका चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर उनके पिताजी का ये सब नहीं होता तो शायद वो इस तरीके का उनका भी इंटरेस्ट नहीं आगे बढ़ता। बचपन में भारतेंदु जी के प्रति आकर्षण। तो जब लेखक की उम्र 8 साल थी, जब वो छोटे थे, बालक थे, तो उनके पिताजी की बदली राठ से मिर्जापुर हो गई थी। यानी कि हमीरपुर से मिर्जापुर उनका तबादला हो गया था, ठीक है, ट्रांसफर हो गया था। तो हरिश्चंद्र नाम से लेखक के मन में राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र की मिलीजुली छवि बनती थी। एक तो है राजा हरिश्चंद्र, कहते हैं ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एक तरफ है साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जो लेखक है वो छोटा था, वो इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाता था, उसे लगता था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो गहरा, एक तरीके से आप मान के चलो कि गहरा भावात्मक आकर्षण था। उन्होंने बचपन से बहुत सुना था अपने पिता से उनके बारे में, तो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन था इस नाम से ही कि कभी ना कभी तो मैं इनसे मिलूंगा। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी से पहली झलक। अब यहाँ पे होता क्या है, सुना कि भाई मिर्जापुर में भारतेंदु जी के मित्र और प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी रहते हैं। लेखक को पता चला ये जहां पे ये आए हैं रहने मिर्जापुर के पास ही, तो वहां पे भारतेंदु जी के मित्र हैं एक, और बहुत ही फेमस पोएट हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, वो वहीं रहते हैं। तो बच्चों की टोली उनके घर पहुंच गई, ठीक है, सारे बच्चे मिलकर उनको देखने के लिए वहां पे पहुंच गए। मकान पत्थर का, ऊपर लताओं से ढका हुआ बरामदा और खंबे और खुली जगह। उनका मकान बहुत अच्छा बना हुआ था, पत्थर का मकान बना हुआ था, बरामदा था, लताएं थी, पेड़ पौधे थे, और लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। अब ये मूर्ति नहीं है, ये असली व्यक्ति है। लग रहा है कि मूर्ति के रूप में खड़े हैं, लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, हाथ खंबे पर रखा हुआ है, इस तरीके से खड़े हुए हैं, लंबी जटाएं। तो यही उनकी पहली झलक थी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की। तो तुरंत ही वो मूर्ति ओझल हो गई, लेकिन बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। यानी कि जो मूर्त के रूप में वो दिख रहे थे वो थोड़े ही समय में वहां से कहीं चले गए, और जो एक दिख रहा था कि भाई हाँ कुछ नजारा सा था वो चला गया। तो अब एक गहरा इंपैक्ट पड़ा बच्चों के मन में कि भाई कितने शानदार थे। अब थोड़ा स्कूल के दिनों की कहानी बताते हैं वो, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं क्या है। क्वींस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हिंदी साहित्य में उनकी रुचि बढ़ी। जो हमारे कवि हैं वो क्वींस कॉलेज से पढ़े थे, और जब वो पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पे इनकी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ गई थी। पिताजी को चिंता हुई कि भाई स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपाने लगे। ठीक है, तो वो जो किताबें पढ़ते थे एक्स्ट्रा, उसको कवि छुपाने लगा। लेकिन लेखक ने पंडित केदारनाथ पाठक द्वारा खोले गए हिंदी पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। अब लेखक ने क्या करा कि एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वहां से ला लाकर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, या वहीं बैठकर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को छोड़ा नहीं। काशी में भारतेंदु भवन की यात्रा। तो एक बार क्या हुआ, बारात में काशी भेजे गए, घूमते घूमते चौखंबा पहुंच गए। ठीक है, एक जगह पे पहुंच गए और वहीं केदारनाथ पाठक जी भी मिल गए, और बातचीत में उन्होंने बताया कि ये भारतेंदु जी का मकान है। ठीक है, अगेन वो मिले तो उन्होंने बताया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहीं पे ही रहा करते हैं। और लेखक बहुत भावुक हो गए और निहार रहे हैं कि वाह, ये वही भारतेंदु जी हैं जिनके बारे में मेरे पिताजी बताया करते थे मेरे को बचपन में। तो पाठक जी भी लेखक के भावुकता से प्रभावित हुए और दोनों के बीच एक दोस्ती हो गई। ठीक है, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई, बच्चे में एक बहुत इंटरेस्ट है साहित्य वगैरह को लेकर, तो दोनों में एक बहुत दोस्ती हो गई, एक अच्छा मित्रता वाला व्यवहार शुरू हो गया। समवयस्क की हिंदी प्रेमियों की मंडली। तो लेखक की उम्र जब 16 वर्ष हुई, ठीक है, जब वो 16 ईयर्स के हुए, तो उनकी हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बन गई, एक ग्रुप सा बन गया, जहां पे सिर्फ वो लोग थे जो हिंदी को पसंद करते थे। काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़, उमा शंकर द्विवेदी। तो इनकी बातचीत में जब भी ये बातचीत करते थे तो एक शब्द बहुत यूज करते थे, निसंदेह या निश्चय ही। तो ये शब्द बार बार आता था। तो मोहल्ले के जो लोग थे वहां पे, खासकर जो वकील वगैरह का पूरा वो एरिया था, तो उन्होंने इनकी मंडली का नाम ही निसंदेह लोग रख दिया कि ये बार बार निसंदेह 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 वर्ड यूज करते हैं, तो ये इनका नाम ही निसंदेह उन्होंने कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मजेदार अनुभव, सब जज वाली घटना। तो एक दिन एक मुसलमान सब जज से पिताजी ने लेखक का परिचय करवाया। ठीक है, एक मुसलमान सब जज, आप मान के चलो वकील से ही जुड़ा हुआ आदमी है, तो परिचय करवाया गया लेखक का। कहा कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। जवाब मिला, सूरत देखते ही वाकिफ हो गया। लेखक खुद हैरान था कि उनकी सूरत में ऐसी क्या बात है। मतलब इतने बड़े अधिकारी ने कह दिया कि भाई इसकी शक्ल से ही लग रहा है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि भाई हाँ, इसको साहित्य के प्रति प्रेम है। चौधरी बद्री नारायण जी से निकटता। तो अब लेखक एक लेखक की तरह चौधरी जी के पास जाते। ठीक है, तो उन्हें लेखक लोग पुरातत्व यानी कि पुराने जमाने की वस्तु मानते थे। इस दृष्टि में प्रेम और कुतूहल दोनों रहते थे। तो अब हुआ क्या कि अब ये क्लोज कैसे जाते थे। अब लेखक एक लेखक की तरह चौधरी जी के पास जाते थे और उन्हें लोग अक्सर क्या कहते थे, पुरातत्व मानते थे, यानी कि पुराने जमाने की वस्तु, बहुत पुरानी चीज हो गई अब तो। फिर क्या हुआ, जब वो देखते हैं कि जो चौधरी प्रेमगंज जी थे वो एक हिंदुस्तानी रईस थे, यानी कि वो देखने में ही बहुत अमीर लगते थे। उनका पहनावा, उनका व्यवहार, हर चीज से एक रियासत टपकती थी। लगता था कि बहुत ही ज्यादा वीआईपी आदमी है। त्योहार जब होते थे तो उनके यहाँ पर होली, वसंत पंचमी, बहुत ही ज्यादा उत्सव, नाच गाना हुआ करता था। बाल उनके कंधों तक आते थे और पान की तस्तरी लिए नौकर, आगे पीछे नौकर घूमते रहते थे, पान उनके भाई आगे पीछे लेकर के पान खा लो। उनका जो टहलने का अंदाज था वो भी बहुत ही स्पेशल था। ठीक है, तो उनका टहलने वगैरह का अंदाज भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, बहुत यूनिक था, स्पेशल था। उनकी भाषा और हास्य बोध। तो जब वो बातचीत करते थे तो एक चुटीलापन था, मस्ती मजाक, हास्य, वक्रता, यानी कि कभी किसी पे तंज कसना, ये उनकी आदत थी। तो एक बारी नौकर से गिलास गिरने पर वो बोले, का रे बचा तो नहीं, क्या हुआ, कुछ बचा या नहीं। तो पंडित जी बोले, जल खाया है। चौधरी जी ने पूछा, फलाहार भी पिया है। मतलब वो मस्ती मजाक उनका चलता रहता था। जल खाया नहीं जा सकता, फल पिया नहीं जा सकता, है ना। तो घनचक्कर शब्द का अर्थ पूछने पर पड़ोसी ने बढ़िया जवाब दिया, एक दिन का पूरा हिसाब लिखो और पढ़ो, यही घनचक्कर है। यानी कि जब उनसे पूछे ना घनचक्कर वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो बता रहे हैं कि एक दिन का पूरा हिसाब लिखो, ठीक है, और उसको पढ़ो, यही घनचक्कर है। तो यही इनका मस्ती मजाक चलता रहता था। एक दिन लैंप की बत्ती भभकने लगी। लैंप जलता था ना पहले पुराने जमाने में, तो इसकी बत्ती ऐसे भगभग भगभग कर रही थी। लेखक उठे कि भाई मदद करने लगे, है ना, कि ये इसको ये बुझ ना जाए। तो दोस्त ने मना किया।
वो देखना चाहते थे क्या तमाशा होता है। चिमनी टूट गई लेकिन चौधरी साहब की हाथ नहीं हिला। ये उनका स्वाभाविक रईसी को दिखाता है कि मतलब चाहे चिमनी टूट जाए पर उनका हाथ नहीं हिला, वो अपनी बातचीत करते रहे और कंटिन्यू रहा सब कुछ। नागरी भाषा पर उनके विचार, तो वो देवनागरी को केवल लिपि नहीं भाषा मानते थे। ठीक है, हिंदी को जो हम लिखते हैं आपको पता होगा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो वो कहते थे कि ये अपने आप में एक भाषा है। नागरी को नागर अपभ्रंश से उत्पन्न माना जाता है, यानी कि जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था तो अलग अलग अपभ्रंश होते थे, छोटे मोटे क्षेत्रों की भाषाएं मिलकर एक बड़ी भाषा बनती थी। तो ऐसे ही नागर अपभ्रंश से ही निकला है और बहुत शिष्ट और बहुत अच्छी भाषा है। तो मिर्जापुर को वे मीरजापुर लिखते थे, यानी कि वो बताते थे मीर यानी समुद्र, जा यानी कि पुत्री, पुर यानी कि नगर, तो वो उसको लक्ष्मीपुर भी कहते थे कभी कभी। तो ये आप याद रखना, देवनागरी में वो मिर्जापुर को लक्ष्मीपुरी भी कहते थे। तो निष्कर्ष क्या निकला, ये जो पूरी आत्मकथा है ये हिंदी साहित्य के प्रति लेखक की पूरी भावनात्मक यात्रा को दिखाती है कि आखिर साहित्य के प्रति वो आए कैसे, और यदि आए तो उसके बाद उन्होंने किस किस से मुलाकात करी, जिनसे मुलाकात करी वो लोग कैसे थे। तो भारतेंदु युग से जुड़े जीवंत पात्र, यानी कि जो उस टाइम के कुछ बड़े बड़े थे साहित्यकार, उनसे मिलना, और उनकी हास्य व्यंग्य हंसी मजाक भरी शैली, स्टाइल उनका, और नव जागरण काल के लेखक समुदाय की झलक इस संस्मरण में मिलती है। एक नव जागरण काल, नई कविताएं जब लिखी गई तो वो भी लेखक यहाँ पे उनको मिलते रहते थे। तो लेखक ने अपने अनुभवों के माध्यम से, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, घर में अपने पिताजी का वो था आशीर्वाद उनके ऊपर, फिर इसके अलावा साहित्यिक परिवेश था, भाषाई बहस होती रहती थी, और बाल मन की साहित्यिक यात्रा को संवेदनशील और रोचक रूप में प्रस्तुत किया कि बचपन से जो उन्होंने साहित्यिक यात्रा देखी, कैसे कैसे वो लाइब्रेरी गए, ठीक है, कैसे घर से उन्होंने सीखा, बाहर रह के अपने दोस्तों के मंडली में सीखा। तो यही इस चैप्टर का निष्कर्ष था पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा चैप्टर है सुमिरनी के मनके। तो सुमिरनी के मनके में देखते हैं क्या बताया जा रहा है, इसकी समरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहली छोटी सी स्टोरी है बालक बच गया। ठीक है, सुमिरनी के मनके के अंदर ही आता है। तो बालक बच गया में क्या है, देखो, बालक बच गया एक लघु निबंध है, बहुत छोटा सा है, शॉर्ट है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि बच्चों को उनकी आयु, जो बच्चे की उम्र होती है, बच्चे की उम्र से ज्यादा उसको शिक्षा नहीं थोपनी चाहिए। बच्चा जितने साल का है उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्वाभाविक चरित्र निर्माण है वो होने दिया जाना चाहिए। ये नहीं आप बच्चा छोटा सा है उसको बचपन में ही आप आईएएस बना दोगे तो ऐसा उस पर प्रेशर आता है, तो उसका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। तो एक माहौल बना हुआ है एनुअल डे का, पूरे पाठशाला में वार्षिक उत्सव होने वाला था। तो लेखक जाता है, उसको इनवाइट किया गया था, और वहां पर प्रिंसिपल का 8 वर्ष का बेटा भी आया हुआ था। अब देखो, अगर कोई प्रिंसिपल की पोस्ट पे है तो वो मानता है कि मेरा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो पढ़ने में, समझ रहे हो आप, मेरा बच्चा तो ये हो, मेरा बच्चा तो वो हो। तो अब ऐसे में उसने अपने बच्चे पे बहुत प्रेशर डाल रखा था, और उस बच्चे की आंखें सफेद थी, मुंह पीला पड़ा हुआ था, और धरती से उसकी दृष्टि उठती नहीं थी, यानी कि वो बच्चा बस नीचे देखता रहता था। वो इतना पढ़ाई के बर्डन में था, वो क्लियरली दिख रहा था उसके मतलब उसके हाव भाव देखकर। तो उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे, ये बताओ वो बताओ, साइंस के प्रश्न, ये प्रश्न वो प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न, वो सारे प्रश्नों के जवाब दिए जा रहा था। मतलब उसको इतना रटाया गया था इतने अच्छे से, वो सब कुछ बता रहा था। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछे गए जो उसके एलिजिबिलिटी से भी ऊपर थे, उसकी योग्यता, जितना एक बच्चे को नहीं पता होना चाहिए उससे ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे थे भाई। तो सबसे पहले तो उससे पूछा गया धर्म के 10 लक्षण बताओ। ठीक है, इसके बाद इससे पूछा गया कि 9 रस कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, तो अब जब इससे ये सब पूछा, जैसे हास्य रस, श्रृंगार रस, ठीक है, तो ये सब इससे पूछा गया, वो बता गया। 8 साल का बच्चा, सोचो, उसको सब रटवाया हुआ था। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने का क्या कारण है, उससे पूछा गया कि जब 4 डिग्री के नीचे जो पानी होता है वो एकदम से फैलने क्यों लगता है। और उससे मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में भी पूछा गया कि भाई जो मछलियां होती हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है पानी के अंदर। वो साइंस से लेके हिस्ट्री से लेके सब कुछ जवाब दिए जा रहा था। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान पूछा गया उससे कि जो चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स, तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, समाधान क्या है। फिर उससे पूछा गया इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी 8वां हेनरी, उसकी स्त्रियों के नाम बताओ, उसने वो भी बता दिए। फिर उससे पूछा गया जो पेशवा हुए थे, ठीक है, पेशवाओं का कुर्सीनामा, ये हिस्ट्री का सवाल था, ठीक है, ये भी वो सुना गया।
उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा, तो भाई उसने एक ही आंसर दिया, रटा रटाया, याव जीवन लोक सेवा करूंगा, वही सिविल सर्वेंट बनूंगा, आगे चल के जनता की सेवा करना, यही मेरा उद्देश्य है, रटा रटाया आंसर। सभी वाह वाह करने लगते हैं, कहते भाई वाह, बच्चा तो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो उसके पिता थे स्कूल के प्रिंसिपल, भाई उनका भी दिल भर गया खुशी से कि मेरा बच्चा तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो बालक से पूछा गया, आप बताओ इनाम में क्या चाहिए आपको, आपने सारे आंसर दे दिए, अब आप बताओ इनाम में आप क्या मांगते हो। तो एक बूढ़ा महाशय था, उन्होंने बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया, कहा जो तुझे इनाम में चाहिए बताओ, वही तुझे मिलेगा। तो बच्चा कुछ देर सोचता है, उसके पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे थे कहीं ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक तो नहीं इनाम में मांग लेगा या क्या मांगेगा। उसके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, लड्डू भी पड़े थे, किताबें भी पड़ी थी, बहुत कुछ था। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा खांसा, सोचा, गला साफ किया ऐसे करके ना, कहता लड्डू चाहिए। अब लड्डू सुनकर उसके पिता का तो दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या आंसर दे दिया इसने, बच्चों वाला लड्डू, किताब विताब कह देता कोई। लेकिन जो उसके वहां पे लेखक खड़ा था हमारे चैप्टर का, वो खुश हो गया, कहता चलो यार बच्चे में बचपना तो जिंदा है, कम से कम लड्डू मांग रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो लेखक ने सुख की सांस भरी, जब बच्चे ने बोला ना इनाम में लड्डू चाहिए, तो लेखक को लगा चलो ठीक है यार, इसमें कुछ तो बचपना जिंदा है, रटा रटाया आंसर नहीं दिया, उसका स्वाभाविक उत्तर था, तो बचपना अभी जीवित था, मरा नहीं था। अगला लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे। तो इसमें हम देखते हैं घड़ी के पुर्जे के अंदर क्या कहानी बताने की कोशिश की गई है। तो घड़ी के पुर्जे निबंध के माध्यम से लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, होता क्या है जो धर्म का उपदेश देते हैं वो अक्सर आपको धर्म का रहस्य नहीं जानने देते। वो कहते हैं क्या करोगे इतना डिटेल में जानकर, जितना हम बता रहे हैं उतने में ही सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। तो उनका बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। तो धर्म उपदेशक उपदेश देते समय कहते हैं कि बातों को गहराई से जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, जितना हम बता रहे हैं उतना सुन लो, ज्यादा गहराई में जाके क्या मिलेगा, मत जाओ गहराई में। तो धर्म उपदेशक उपदेश देते समय कहते हैं कि बातों को गहराई से मत जानो, जो भी हम बता रहे हैं चुपचाप सुन लो और उसको स्वीकार कर लो बस, ठीक है। और इसी के साथ वो घड़ी का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती है उससे समय जानकर काम चला लो। ये मत सोचो कि वो घड़ी बनी कैसे है, खराब हो गई तो ठीक कैसे होगी, इतना ज्यादा कलाकार मत बनो, जो आपको पूछना है उतना ही पूछो। यानी कि अगर हमसे आप धर्म की बातें सुनने आ रहे हो तो सिर्फ धर्म की बातें सुनो, ज्यादा कारण में मत जाओ, हिस्ट्री में मत जाओ, ये मतलब डिटेल में मत घुसो, हमसे ज्यादा मत पूछो। तो ऐसा उनका मानना था। लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं हो तो स्वयं घड़ी देखना सीख सकते हो, फिर आपको सीखना पड़ेगा। किंतु मन में ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिन लूं, यानी कि उसको मैं लगा के घड़ी को मैं है ना ठीक कर दूंगा खुद से ही, तो वो ऐसा ना हो घड़ी बंद हो जाए। तो ये काम साधारण व्यक्ति का नहीं होता, एक विशेषज्ञ का होता है। सिमिलरली धर्म का भी ज्ञान रखना ऐसा बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, शिक्षा होती है प्रॉपर, तब आपको धर्म का ज्ञान देना चाहिए किसी को। अगर बिना ज्ञान के आप धर्म का ज्ञान बांटोगे तो वो घातक हो सकता है। तो लेखक की सोच क्या है कि घड़ी खोलकर ठीक करना कठिन काम नहीं है, साधारण लोगों में से ही बहुत से लोग तो घड़ी खोलकर ठीक करना सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं, है ना। तो इसी प्रकार धर्माचार्यों को भी आम आदमियों को थोड़ा रहस्य बताना चाहिए, ताकि आम आदमी भी सीखेगा तो आगे सब पता चलेगा। तो धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन पाएगा, फिर अगर किसी को पता होगा कि भाई उस वेद में तो ये लिखा है, तो वो उसको पकड़ लेगा अगर कोई उसे झूठ बोल रहा होगा। तो लेखक धर्माचार्यों से यह भी कहता है कि यदि वे लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे तो इससे यह भी पता चलेगा आपको खुद कितना ज्ञान है। पता चले आपको खुद ही नॉलेज नहीं है, आप लोगों को शिक्षा धर्म की दे रहे हो, तो अगर लोगों को शिक्षा ऑलरेडी होगी तो वो पकड़ लेंगे ना ऐसे उपदेशकों को। तो लेखक स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग्य कर रहा है, हंसी मजाक में कहता है कि ये लोग दूसरे के धर्म का रहस्य जानने से रोकते हैं, और क्योंकि स्वयं ही उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। वो बताते क्यों नहीं है, वो टाल देते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि आखिर ये है कैसे। ठीक है, अगला लघु निबंध है ढेले चुन लो। तो इसमें भी एक अंधविश्वास बताया गया है जो वैदिक काल में चला करता था, और हमारे हिंदू समाज में होता क्या है, देखो हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास थे जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे। तो इसमें एक कहानी के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है। दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा। तो हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है दुर्लभ बंधु, तो उसमें पुरसरी के सामने 3 पेटियां हैं, ठीक है, पुरसरी,
और वो पेटी में से एक सोने की है, एक चांदी की है, एक लोहे की है, 3 पेटियां पड़ी हुई हैं। और इन तीनों पेटियों में से किसी एक पेटी के अंदर उसकी प्रतिमूर्ति पड़ी होगी, यानी कि उसी की एक रेप्लिका पड़ी होगी। अब वो किसी में भी हो सकती है। तो जब स्वयंवर होगा तो जो भी आएगा तो उसे कहा जाएगा इनमें से कोई एक पेटी को चुनो। तो जिस पेटी को वो चुनेंगे, अगर उसके अंदर उसकी रेप्लिका निकल गई तो वो शादी उससे हो जाएगी, अगर नहीं निकली तो अपना भाई चुपचाप वापस लौट जाना। तो अकड़बाज आदमी जब आता है तो वो सोने को चुनता है और उल्टे पैर लौट जाता है, क्योंकि सोने की पेटी में तो थी ही नहीं उसकी जो वो है, ठीक है, प्रतिमूर्ति थी नहीं। जो लोभी होता है थोड़ा सा, वो चांदी वाले को चुनता है तो उसमें भी उसको कुछ नहीं मिलता। जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। यानी कि एक कहावत है, घुड़दौड़ का पहला इनाम, कि हाँ भाई तू रेस जीत गया। जो स्वयंवर था वो कौन जीतता है? जो दिल से प्यार करता है और लोहे वाली पेटी खोलता है। ठीक है। तो वैदिक काल में लॉटरी भी चलती थी। ऐसा ही लॉटरी चलता था एक वैदिक काल के अंदर। तो ये लॉटरी जीवन साथी का चुनाव करने के लिए हुआ करती थी। अब सोचो, आपको मैं तरीका बताऊंगा जीवन साथी ये कैसे चुनते थे। तो इस लॉटरी में क्या होता था, जो भी विवाह करना चाहता है, जो इच्छुक युवक है, लड़का है, वो कन्या के पिता के घर में जाएगा और उसे गाय भेंट करने के बाद उसको गाय भेंट करेगा। उसके बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देगा। देखो ये मिट्टी के ढेले पड़े हैं 3। अब कन्या से पूछा जाएगा बताओ कौन सा ढेला चुनोगे, ढेले चुन लो। ठीक है, चैप्टर का नाम भी यही है। तो इन ढेलों को कहां से लाया गया है ये पहले डिस्कस नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, बताएगा नहीं ये ढेला कहाँ का है। हो सकता है शमशान घाट की मिट्टी का हो सकता है किसी खेत खलियान का हो सकता है कि भाई कहीं का और का हो। तो यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेले चुन लेगी तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता था, कि चलो भाई मेरे को चाहिए था कि ये जो है कृषि वगैरह से जो मिट्टी आई है खेतों की उसको चुन ले, उसने चुन लिया। तो इस तरीके से रिश्ता तय हो जाता था। ढेलों का चुनाव, अब यहां पे आगे समझते हैं। ढेलों का चुनाव करते समय यह माना जाता था कि यदि कन्या वेदी का ठेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित बनेगी। यानी कि जो हवन का कुंड होता है उसकी मिट्टी अगर उठा ली है तो समझो उनका आने वाला बच्चा एक वैदिक पंडित बनेगा, ज्ञानी होगा। यदि गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। लेकिन मसान की मिट्टी यानी शमशान घाट की मिट्टी बहुत अशुभ मानी जाती थी। अगर उसको चुन लिया तो मान लो उस लड़की का फिर विवाह उससे तो नहीं हो पाएगा। परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी छूने वाली कन्या की कभी शादी ही नहीं होगी, बस उस लड़के से नहीं होगी, अन्य दोबारा जब कोई लड़का आएगा तो वो कोई और ढेला चुन लेगी तो उसकी शादी हो जाएगी। तो ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन करना ये कोरा अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है। लेखक के मन में यही सवाल आया कि भाई ऐसे अंधविश्वास नहीं चलने चाहिए समाज के अंदर जहां मिट्टी के ढेलों से आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। और ये लेखक मानते हैं कि ये बिल्कुल अनुचित है। लेखक की सोच है कि जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर रहो, कल की मत सोचो कि अगर ये चुनेंगे तो कल संतान ऐसी हो जाएगी, है ना। तो भविष्य अनिश्चित होता है, पता नहीं वो वस्तु हमें मिले भी या ना मिले, तो इतना एडवांस नहीं सोचना चाहिए। भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करो कि आज क्या है हमारे पास। आज अगर सब अच्छा है, चरित्र सही है, तो भाई बस ठीक है, वही होना चाहिए। ऐसा अंधविश्वास ना हो कि ये मिट्टी उठाओगे तब पता चलेगा लड़की कैसी है। ठीक है भाई, अगला चैप्टर है हमारा संवदिया, जिसको हम जानेंगे कि संवदिया चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं एंड ऑल। तो संवदिया चैप्टर की अब हम समरी देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो संवदिया चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है हरगोबिंद। ठीक है, और ये एक संवदिया है। संवदिया यानी कि संदेशवाहक यानी मैसेंजर। एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पे पहले भेजने के लिए एक व्यक्ति होता था जो एक गांव का मैसेज दूसरे गांव में देने जाता था, उसी को संवदिया कहा जाता था। तो हमारी इस कहानी के अंदर जो संवदिया है उसका नाम हरगोबिंद है। तो एक दिन बड़ी हवेली थी एक गांव के अंदर, और वहां की जो बड़ी बहुरिया है उन्होंने बुलावा दिया हरगोबिंद को, बोला भाई हवेली में आओ एक बारी। और हरगोबिंद को बहुत आश्चर्य हो गया। उसे लगता है आज के जमाने में कौन भाई ऐसा संवदिया को कौन बुलाता है, अब तो डाकघर खुल गए हैं। ये तो डाकघर से भी पहले की व्यवस्था थी, जब पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं होते थे तो संवदिया को ही मैसेज सुनाया जाता था, वो फिर हूबहू उसी भाव के साथ जाके दूसरे गांव में मैसेज सुना के आता था। तो बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलवाया है उसके मन में शंका हुई। फिर हरगोबिंद अंदाजा लगाता है कि कोई गुप्त संदेश होगा तभी बुलाया गया है, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो गुप्त होगी।
तो जब वो हवेली में जाता है तो हरगोबिंद वहां पे जाके अतीत की याद में खो जाता है। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोबिंद को कुछ फ्लैशबैक आता है कि पहले क्या होता था। बड़ी हवेली में नौकर चाकर नौकरानियां इनकी भीड़ लगी रहती थी, और अब जब वो वहां पे गया तो बड़ी बहुरिया खुद अपना अनाज साफ कर रही थी, ऐसे सूपा अनाज, ठीक है, ऐसे लेके और साफ कर रही थी गेहूं को। कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। तो जो हाथों में मेहंदी वगैरह लगाने वाली औरत होती है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण ही बड़ी बहुरिया के हाथ में मेहंदी लगाकर करती थी। सोचो कितनी अमीर थी एक टाइम पे बड़ी बहुरिया। जहां कल कर्ज लेने वालों की पंक्ति लगी रहती थी, आज वहां कर्ज मांगने वाले आते हैं, है ना। एक टाइम पे ये उधार दिया करती थी, आज लोग इससे लेने आ रहे हैं अपना दिया हुआ वापस। तो बड़ी बहुरिया का संदेश क्या था, ये मैसेज को आप ध्यान से समझिएगा। वो कहती है बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी, ठीक है, और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई। तो भाई इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके तथा हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे हैं। तो उसके पास एक नौकर था, वो भी भाग गया क्योंकि उसके खाने के लाले पड़ गए। नौकर भी बिना भाई सैलरी के बिना पैसे के थोड़ी नौकर रहेगा, तो अब इसके पास तो पैसे ही नहीं रहे, तो ये दिक्कत आ गई इसको, है ना। फिर है उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार तथा कर्ज देना भी बंद कर दिया। एक लिमिट होती है, अब ये लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, इतना ज्यादा बुरा समय था इनका। अब वे बेचारी केवल बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी। समझ आ रहा है आपको, वही सूखा साग वगैरह, ये मतलब बहुत सिंपल सादा खाना खा रही थी। तो इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी ताकि उसके घर वाले आकर उसको ले जाएं। वो कहती थी मैं अपने मायके जाकर वहां नौकरानी बनकर रह लूंगी, पर यहां पर मुझसे नहीं रहा जा रहा। अब बहुरिया की आंखें छलछला आई। तो बड़ी बहुरिया अब हवेली में अकेली रह गई थी। जब वह बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी, बिल्कुल अकेली थी वो, कोई भी उसके साथ अब नहीं था, मतलब बिल्कुल एक तरीके से वो लोनली पड़ गई थी। मोदियाइन हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी, यानी कि जिससे पैसे उधार ले रखे थे, साहूकार की कोई बीवी होगी या पैसे वाली औरत होगी, तो जब भी वो आती थी और वो कुछ भी ऐसी कड़वी बातें सुना के चली जाती थी। लेकिन बड़ी बहुरिया के पास देने को कुछ होता नहीं था। भाई बड़ी बहुरिया देगी क्या, क्योंकि उसके पास तो पैसे का सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है। तो उसकी आंखें छलछला आती थी, सुन लेती थी खरी खोटी। अब वह अपने जीवन से हार चुकी थी और वो सोच रही थी कि भाई और भाभीियों की नौकरानी करके वो अपना पेट पाल लेगी, बस किसी तरीके से उसको अपने मायके जाना है, वो वहीं पे जाके रह लेगी। ऐसा सोचकर उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, याद आने लगी भाई। तो जब वो संवाद सुना रही थी हरगोबिंद को, तो वो रोने भी लग गई, आंखें छलछला आई कि एक टाइम वो भी था, है ना, जब मेरे यहाँ सब बढ़िया हुआ करता था, आज एक टाइम ये है कि हालात खराब हो गए हैं। तो बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ हरगोबिंद का, और बड़ी बहुरिया हरगोबिंद के जाने का राह खर्च मात्र 5 रुपए जुटा पाई। वो कहती है देखो हरगोबिंद, मेरे पास बस ये 5 रुपए है, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं इससे ज्यादा मैं अरेंज नहीं कर पाई, मेरे पास नहीं है तुम्हारा मैं किराया दे पाऊं। तो हरगोबिंद ने बोला कि देखो भाई, राह खर्च का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, आप इसको अपने पास रखो। क्योंकि जब संवदिया किसी के घर जाता था तो उसकी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी होती थी, उसको खाना, अच्छा खाना पीना सोना सब व्यवस्था मिल जाती थी उसे लंबी यात्रा के बाद, क्योंकि वो जाता था ना संदेश देने। तो भरपेट भोजन करने के बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद में सो जाता था, क्योंकि लंबी यात्रा करके जाना पड़ता था, थकान हो जाती थी। लेकिन बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोबिंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई रही होगी, खाना नहीं खाया उसने। उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि मेरे सामने तो इतने पकवान पड़े हैं, लेकिन वो मेरी बड़ी बहुरिया मेरी माँ समान, वो सूखा रूखा खा रही है, कभी भाई वो साग खा रही है, उसके पास तो कुछ है नहीं, घास फूस खा रही है, तो मैं ये पकवान कैसे खा लूं, वो उबाल उबाल कर साग खा रही है। तो उससे नहीं खाया गया, और इसके साथ साथ वो संदेश भी नहीं सुना सका जिसके लिए उसको भेजा गया था। तो वो बहुत सम्मान करता था बड़ी बहुरिया का, और वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वो कहता था अगर लोगों को पता चलेगा कि गांव की बड़ी बहुरिया इतनी संकट में है, तो लोग हमारे गांव पर थूकेंगे, बोलेंगे कि भाई ये लक्ष्मी थी तुम्हारी गांव की, तुमने इसकी मदद क्यों नहीं करी। वो किस मुंह से ये संदेश देगा कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, कष्ट में है।
और वो आना चाहती है। तो ये संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे, अपने गांव की बदनामी कैसे होने देगा भाई हरगोविंद। तो ये सब बातें हैं। तो जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी, वापिस वो अपने गांव आ गया और वहां पे वो पैरों में गिर गया बड़ी बहुरिया के, कहता है मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका संवाद सुना नहीं पाया। उसने कहा कि वो बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है, आप मेरी माँ समान हो, और मैं पूरे गांव की आपको लक्ष्मी मानता हूं, और पूरे गांव की नजर में भी आप एक माँ का दर्जा रखते हो। तो अगर आप हमारे गांव छोड़कर चले जाओगे तो ये तो बहुत संकट की बात हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है। तो वह उससे आग्रह करता है कि देखो भाई, मैं खाली निठल्ला नहीं बैठूंगा, काम धंधा करूंगा और आपको कोई कष्ट होने नहीं दूंगा। ठीक है, आप मुझे अगर अपना बेटा समझते हो तो अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। तो बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। संवदिया की विशेषताएं। तो संवदिया जो भी होता है मैसेंजर, उसके कुछ खासियत होती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, उसी व्यक्ति को संवदिया कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति संवाद लेकर जाता है कहीं पे, तो वो वातावरण को देख के ही पता लग जाता है कि सैड वाला मैसेज होगा या खुशीनुमा मैसेज होगा। और ये बहुत ही ज्यादा भावुक है, इमोशनल है, लोगों के फीलिंग्स को समझता है और संवेदनशील भी है और समझदार भी है। ये संवदिया की खूबियां हैं, उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और वो ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है। पर गांव वाले समझते हैं कि संवदिया तो निठल्ला कामचोर है, पेटू है, सिर्फ महिलाओं के आगे पीछे घूमता है, गुलामी करता है। ठीक है, औरतों का गुलाम है, बिना पैसे लिए चला जाता है संदेश सुनाने। तो ये संवदिया कहानी का सार था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भाई इसमें क्या कहानी है, गांधी जी के बारे में क्या बताया गया है। तो ये जो संस्मरण है, यानी कि भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। तो उन्होंने मतलब उनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, तो वो घटनाएं इन्होंने लिखी हैं। संस्मरण याद करते हुए ये अपनी बातें बता रहे हैं। गांधी जी के साथ वो मिले थे, नेहरू जी के साथ मिले थे, और फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े नेता थे यासेर अराफात, उनके साथ भी ये मिले थे। तो तीनों के साथ जो इनकी मुलाकात हुई, जो इन्होंने पल बिताए, वो ही हमारा ये चैप्टर हमें बताएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेखक 1938 में सेवाग्राम गया। सेवाग्राम एक गांव था। लेखक के भाई बलराज साहनी वहां पे रहा करते थे। अपने भाई के घर गया भाई वो। लेखक उनके पास रहने कुछ दिन के लिए गया था। तो भाई बलराज ने बताया कि तुम्हें पता है, मॉर्निंग वॉक के समय प्रातः काल गांधी जी यहाँ से आते हैं, और गांधी जी यहाँ से सुबह सुबह वॉक करते हैं, हमारे ही क्वार्टर के सामने से जाएंगे। तो अब भीष्म साहनी जी को बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था। तो लेखक गांधी जी के साक्षात दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित हो गया, कहता है मुझे भी देखना है भाई गांधी जी कैसे दिखते हैं। तो ये सेवाग्राम स्टेशन था, तो वहीं पे उसके भाई रहा करते थे, और वहीं पे गांधी जी वाली बात हुई थी। अगले दिन सुबह की सैर के दौरान वो गांधी जी से मिला। गांधी जी को पहली बार देखकर वो बहुत रोमांचित हो गया, एक्साइटेड हो गया, और गांधी जी के साथ चलने का उसका पहला अनुभव बहुत अच्छा रहा। थोड़ा उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं बलराज साहनी का भाई हूं, आपको बहुत फॉलो करता हूं। तो इस महान व्यक्ति को देखकर लेखक बहुत खुश हो गया। ठीक है, और उसने गांधी जी के चित्रों में जिस रूप में उन्हें देखा था आज तक, क्योंकि असलियत में तो नहीं देखा था, बस फोटोज वगैरह में देखा था, तो जैसे गांधी जी फोटोज में दिखते थे वो हूबहू वैसे ही दिखते थे। ठीक है, हाथ में लकड़ी लिए हुए, धोती पहने हुए, खादी पहने हुए, यही उनका लुक था। तो उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक से बात करी, बहुत धीमी आवाज में, एक लहजे के साथ, और हमेशा स्माइल देकर बात करते थे, हंसकर बात करते थे। तो लेखक लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रहा। यहाँ उसे अनेक जाने माने व्यक्तित्व देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, ज्यादातर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उस टाइम के, स्वतंत्रता संग्राम के, वो सेवाग्राम के अंदर रहते थे आसपास, तो उन्हें मिलते रहते थे। 3 हफ्ते तक जो उनका टाइम था रहने का, वो आए दिन ऐसे बड़े हस्तियों से मिलते रहते थे। तो आश्रम के बाहर सड़क के किनारे क्या हुआ, एक खोखा था छोटा सा, और वहां पे एक 15 वर्ष का बालक था जो बहुत जोर जोर से हाथ पैर पटक रहा था और बहुत चिल्ला रहा था, और चिल्ला चिल्लाकर बापू बापू पुकार रहा था। वो बापू जी को आवाज लगा रहा था, बापू मीन्स गांधी, तो वो आवाज लगा रहा था। और गांधी जी जब वहां गए तो देखा कि बच्चे का पेट फूला हुआ है, और उनको समझ आ गया कि भाई इसको उल्टी करानी पड़ेगी फटाफट, तभी इसका पेट हल्का होगा। तो जब तक वो उल्टी करता रहा, गांधी जी उसके पीठ को सहलाते रहे, ठीक है, हाथ रखकर झुके रहे, और उसको बोला कि चलो अब आप खोखे में चल के लेटो।
तो इससे पता चलता है गांधी जी का व्यवहार उस रोगी बालक के प्रति कितना आत्मीयतापूर्ण था। और यह पेपर में भी प्रश्न आता है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था। आपको ये पूरा इंसिडेंट वहां पे लिखना होगा, ठीक है, 4 5 6 लाइन में। तो यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, गांधी वाले से, ठीक है। तो आगे फिर क्या होता है, अब नेहरू जी का पार्ट शुरू हो जाता है। अब नेहरू जी कश्मीर यात्रा पर आए थे, और जब नेहरू जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब वो गए तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ कश्मीर में। और उस टाइम के नेता थे वहां पे शेख अब्दुल्ला। तो झेलम नदी में शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। देखो आप ये फोटो से समझ जाओगे, ये छोटी छोटी सी नाव जा रही है, तो ये नाव से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी नेहरू जी की। और लेखक पंडित नेहरू जी के देखभाल में अपने फुफेरे भैया का सहायक था। अब यहाँ पे इनके फुफेरे भैया हैं और इनको अपॉइंट किया गया था नेहरू जी की देखभाल के लिए। तो वो भी लेखक भी चले गए कि मैं भी देखभाल करूंगा, इसी बहाने देख तो लूंगा। तो लेखक नीचे आए जहां पर वो ठहरे हुए थे नेहरू जी, तो वो समाचार पत्र देखने लगे। और उसने निर्णय किया कि जब तक नेहरू जी खुद मेरे से समाचार पत्र मांग ना ले, मैं उनको समाचार पत्र दूंगा नहीं और वहीं बैठा पढ़ता रहूंगा। तो थोड़ा वेट करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा वेट करने के बाद नेहरू जी बोले, और मतलब आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नजर देख सकता हूं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो। यह सुनकर लेखक बहुत शर्मिंदा हो गया कि यार नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री होकर वो इतने अच्छे स्वभाव वाले हैं कि मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने पढ़ लिया तो दे दीजिए, मैं पढ़ सकता हूं। तो ये दिखाता है उनमें अकड़ नहीं थी। तो उन दिनों लेखक एफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर कार्यरत थे। अब ये कहानी शुरू होती है यहाँ से यासेर अराफात वाली, ठीक है। तो अब आप इसको समझो, एफ्रो एशिया यानी कि अफ्रीका के देश और एशिया के देश, उनके जो लेखक थे जितने भी जाने माने, तो उनके संघ हुआ करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन था इनका। तो वहां कार्यकारी महामंत्री थे जो हमारे लेखक भीष्म साहनी है। तो ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस में लेखक संघ के सम्मेलन में वो भाग लेने पहुंचे हुए थे। यानी कि एक वहां पे हो क्या रहा था, एक बहुत बड़ा एक मीटिंग होनी थी, सम्मेलन होना था, प्रोग्राम था लेखक मंडली का। तो ट्यूनिस में उन दिनों यासेर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन अस्थायी सरकार काम कर रही थी। यानी कि वहां पे जो सरकार थी वो अस्थायी थी और फिलिस्तीन की अस्थायी सरकार थी। और इसके अलावा लेखक संघ की जितनी भी गतिविधियां एक्टिविटियां होती थी उसमें भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। तो इन लेखकों को एक तरीके से एक इनडायरेक्ट सपोर्ट थी। जो फिलिस्तीन की उस टाइम की सरकार थी वो लेखकों को बहुत मदद करती थी। तो अब यहाँ पे एक नेता का नाम आता है यासेर अराफात, जो फिलिस्तीन के ही एक नेता थे। तो वो भारतीय नेताओं के बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे और गांधी जी जितने फेमस थे उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे, तो यासेर अराफात भी उनकी प्रसिद्धि को जानते थे। गांधी जी सच बोलते थे, अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से वो अपनी बात मनवाते थे। तो पूरे दुनिया में उनका सम्मान था। तो यासेर अराफात भी उनका सम्मान किया करते थे। तो यासेर अराफात भी अहिंसक आंदोलन के द्वारा ही काम करना चाहते थे। वो भी नहीं चाहते थे लड़ाई झगड़ा करना, वो चाहते थे जैसे गांधी जी करते हैं वैसे ही हम भी करेंगे। अपनी मातृभूमि वो वापस लेना चाहते थे कि जो फिलिस्तीन है वो कहते हैं हमारी मातृभूमि हमारे पास नहीं है। तो उन्हें भारत के कई नेताओं ने सपोर्ट किया हुआ था, कांग्रेस वाले नेताओं ने, ठीक है। तो यासेर अराफात ने लेखक का बड़ा अतिथि सत्कार किया। भाई यासेर अराफात खुद इतने बड़े नेता होके भीष्म साहनी की हर छोटी बड़ी जरूरतें देख रहे थे, क्या इनको फल काट के देना है, क्या इनकी आओ भगत करनी है, ठीक है, छील छील कर फल खुद खिला रहे थे। और इसके अलावा वे उनके लिए शहद वाली चाय बना रहे थे और बता रहे थे शहद से क्या क्या फायदे होते हैं, हमारे यहाँ का शहद तो ऐसा है वैसा है। तो बहुत ही अच्छा दोस्ताना व्यवहार था उनका। तो ट्यूनिस में लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय था। तो एक मैगजीन है लोटस, लोटस मैगजीन का ऑफिस था। तो एक दिन लोटस के तत्कालीन उस टाइम के जो संपादक थे वो लेखक के पास आए और उन्हें सप्तनी सदर मुकाम में आमंत्रित किया, ठीक है। यानी कि एक वहां पे प्रोग्राम होने वाला था, बोला गया वहां पे आप जरूर आना। तो ये लोटस मैगजीन थी, कुछ इस तरीके से दिखती थी। तो जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, ठीक है, और वहां पे यासेर अराफात भी मौजूद थे। यासेर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ बाहर आए और आदर सहित अंदर ले गए भीष्म साहनी को। सोचो, खुद इतने बड़े नेता। और बातचीत के दौरान गांधी जी का भी जिक्र हुआ। तो यासेर अराफात कहते हैं कि देखो, वो सिर्फ आपके भारत के नेता नहीं है, वो हमारे लिए भी उतने ही आदरणीय हैं, हमारे भी वो नेता हैं। तो
हम उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और भोजन के समय लेखक जब हाथ धोने गए तो उसे उस समय बड़ी झेप महसूस हुई, क्योंकि भोजन करके हाथ धोने जब वो जैसे ही बाहर निकले तो गुसल खाने के बाहर, मींस बाथरूम के बाहर, स्वयं यासिर अराफात तौलिया लेकर खड़े हुए थे कि भाई आओ हाथ पहुंच लो। तो ये तो दिल छू लेने वाला अतिथि प्रेम है कि आप अपने अतिथि का इतना सत्कार कर रहे हो। अब आगे हमारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, शेर, पहचान, चार हाथ और साजा, लघु कथा। छोटी छोटी सी कथाएं हैं और छोटे छोटे इसमें प्रतीक हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरीज। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है शेर लघु कथा। तो शेर असगर वजाहत की एक प्रतीकात्मक, शेर यहाँ पे असली शेर नहीं है, शेर एक सत्ता का प्रतीक है जो हमारे ऊपर नेता राज करते हैं। और एक व्यंग्यात्मक लघु कथा है, यानी कि हंसी मजाक में लिखा गया है, ये एक कटाक्ष किया गया है व्यवस्था के ऊपर। तो यहाँ पे जंगल के जानवर सभी कैरेक्टर बनाए गए हैं और एक शेर मेन कैरेक्टर बनाया गया है जो सत्ता का प्रतीक है। कहा जाता है कि शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समा जा रहे हैं। अगर शेर उनको अपने पेट में डाल रहा है, खा रहा है, तो उनको पहले वो लालच के ट्रैप में फंसा रहा है, उसके बाद उनको खा रहा है। तो आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा हुआ है। तो सभी जानवर किसी ना किसी लालच में अंदर जाके मुख में समा रहे हैं शेर के। जानवर समझ लो हमारे आपके जैसे कॉमन मैन, ठीक है, जिनको नहीं पता वो भोले भाले हैं, वो किसी लालच में जाएंगे और वहां पे सत्ता उनको नोच खाएगी। तो गधे को यह लालच दी जाती है कि शेर के मुंह में घास का मैदान है, जल्दी जल्दी जा, तुझे घास खाने को मिलेगी। तो वो फटाफट पहुंच जाता है और वहां पे जाके क्या मिलता है, भाई शेर बैठा हुआ है और वो उसको खा जाता है। तो फंस गया ना लालच में। लोमड़ी को यह बताया गया कि भाई जल्दी से वहां पहुंच जा, वहां पे तो रोजगार का दफ्तर है, वहां तुझे काम मिलेगा कुछ करने को। तो फिर कुत्तों से कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। कुत्ते की योनि से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप जल्दी जल्दी शेर के वहां पे चले जाओ, आप तो कुत्ते के जीवन से मुक्त हो जाओगे। पता चला वो भाई वाकई में ही खा गया, उसे शेर मुक्ति कर दिया। ठीक है, तो ये सब बातें। तो लेखक सच्चाई का पता लगाने के लिए जब शेर के कार्यालय में जाता है, जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, जो किसी पार्टी का सपोर्टर होगा वो उसी की वाहवाही करेगा। तो शेर के भी जितने सपोर्टर थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई हाँ, हमारे शेर तो यहाँ पे रोजगार का दफ्तर है, शेर जी तो बहुत अच्छे हैं। तो लेखक कहता है क्या सबूत है भाई कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, या है भी या नहीं है। तो वो कहते हैं मानव जीवन में प्रमाण से अधिक वो विश्वास ज्यादा जरूरी होता है। विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करो, हम कह रहे हैं ना, विश्वास कर लो। तो लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं ना, वो अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि वो झूठे होते हैं। तो वो कह रहे हैं भाई प्रमाण मत मांगो, विश्वास करो, विश्वास ज्यादा जरूरी चीज है, प्रमाण का क्या करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बातें घुमाई जाती हैं। तो इसलिए वो लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करता रहता है। तो जब लोग इन पर विश्वास करेंगे तो भाई वो उनका फायदा उठाएंगे। शेर के ऑफिस में भी यही सब लोग कर रहे हैं, कर्मचारी जितने भी उसके जानवर बैठे हैं सबको बहला फुसला कर ला रहे हैं। तो शेर का मुंह भयानकता का प्रतीक है, शेर होता है भयानक, जबकि रोजगार का दफ्तर होता है नौकरी का प्रतीक। शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस जाओगे तो आप डरते नहीं हो। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस में लोग नौकरी करने जा रहे हैं। शेर का मुंह एक छलावा है, ठीक है, वहां जाने से सिर्फ धोखा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें हैं। शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसमें शेर व्यवस्था का प्रतीक था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और वो जब तक खामोश है, जब तक कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, जैसे ही कोई उसके खिलाफ उंगली उठाएगा वो उसको वहीं कुचल देगा। तो सत्ता में बैठे लोग भी जनता को अलग अलग लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ मिला लें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो शेर द्वारा दिए गए प्रलोभन, जो लालच दी उसने, गधा, लोमड़ी, उल्लू, कुत्ते, ये बिना सोचे समझे उसके मुंह में चले गए। क्या मिला भाई, कुछ नहीं मिला इनको। अब हम पहचान लघु कथा को समझेंगे, इसमें क्या है। तो पहचान के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि एक राजा को अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद होती है। जब कोई राजा गलत काम करता है तो वो चाहता है कोई उसको देखे ना, कोई उसके खिलाफ बोले ना, और वो कुछ गलत बोल रहा है तो कोई उसको सुने ना। तो जो बिना देखे सुने और बोले, राजा के जो आदेश आते हैं उसका पालन करता रहे। तो एक राजा को तो यही चाहिए होता है। तो राजा ने एक हुक्म निकाला कि भाई उसके राज्य में जितने भी लोग होंगे वो अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों को बोला गया आंखें मत खोलना,
यानी राजा के आदेश के अनुसार उसके राज में जो लोग भी अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, जो कार्य करते हुए देखेगा, उसको राजा शांति से जीने नहीं देगा। ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो लोग अपने अपने कानों में, बोला गया, पिघला हुआ शीशा डलवा लो ताकि बहरे हो जाओ। सुनना जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, ज्यादा मत सुनो, सुन के क्या करोगे। तो इस हुक्म के मुताबिक जो भी व्यक्ति राज में, राजा के राज में कोई बात वगैरह सुनेगा तो उसको भी मृत्युदंड हो जाएगा। राजा ने हुक्म दिया, अपने होठों को सिलवा लो, क्योंकि बोलो मत, बोलोगे तो बाधा आएगी। यानी कि लोग कार्य करते समय किसी से बात नहीं कर सकते, बस अपना काम करो जो आपको दिया जाएगा, मुंह सिलवा लो अपना। तो यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो इसे शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इग्नोर करोगे, मुंह सिलवा लोगे, आंखें निकलवा लोगे, कान पिघलवा लोगे, तो ऐसे में तो जो सरकार होगी वो हो जाएगी निरंकुश, फिर वो रुकेंगे नहीं आपसे। तो शासक की व्यक्तिगत उन्नति होगी पर उसका जो राज्य साम्राज्य है वो बहुत पिछड़ जाएगा। यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं है, अगर आपको नहीं पता आपके देश में क्या चल रहा है, तो बहुत बुरा होगा, संसाधनों का दुरुपयोग होगा, राज्य की स्थिति में सुधार और विकास में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी, फिर राजा की वो कुछ नहीं करेगा। खैराती रामू और छिद्दू जागरूक और सचेत जनता के प्रतीक हैं। तो राजा के आदेश पर आंखें बंद करके वे भी सामान्य जनता के समान हो गए थे, उन्होंने भी आदेश सुना और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें हर जगह दिखाई गया कि बस राजा ही राजा ने अपना सब कुछ काम करवा रखा है, जनता का तो उसने कुछ किया ही नहीं है। सो सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की भी गुंजाइश नहीं है। वो राजा इतना ज्यादा निरंकुश हो गया था, वो सब कुछ अपना करवा रहा था। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता ही पसंद आती है जो सिर्फ आज्ञा का पालन करे। तो खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक हैं जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वह अपनी आंख खोलते हैं तब तक राजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, उसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं होगी। एक टाइम आएगा कि राजा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अगली लघु कथा है चार हाथ। तो इसमें क्या है, पूंजीपतियों की लालच को दिखाया गया है कि वो कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को तंग करते हैं, मजदूर वर्ग को। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं मजदूरों का शोषण करने के लिए। तो पूंजीपति क्या करते हैं, अपना फायदा उठाने के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। मजदूर अपनी निर्धनता, यानी कि मजदूर होते हैं गरीब, पुअर, और मजबूरी के कारण विरोध की स्थिति में नहीं होते, वो विरोध नहीं कर पाते। तो मजदूर विवश हैं, वो मजबूर हैं, काम करेंगे, वो आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ गरीबी है, उनकी समस्या है। तो एक मील मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या करा, मील के मजदूरों के चार हाथ लगाने की एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, चार हाथ लगवा देंगे जिससे क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। तो मील मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी खासी सैलरी दी, बोला कैसे भी करो हमारे मजदूरों के चार हाथ बनवा दो। तो इस काम में वैज्ञानिकों के असफल होने पर उसने यह कार्य स्वयं करने का निर्णय लिया। कहता है कि तुमसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगा इसको। मील मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट कराने चाहे परंतु वो असफल रहा एवं इसके प्रयास से बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। उसने चाहा कि मैं खुद इनके चार हाथ लगाऊंगा और इसी बीच वो कई सारे मजदूर मारे गए। चार हाथ ना लगा पाने की स्थिति में मील मालिक की समझ में एक बात तो आ गई कि भाई हाथ तो नहीं लगने के, एक काम हो सकता है, इनकी मैं सैलरी आधी कर देता हूं मजदूरों की, तो शायद वही काम हो जाएगा जो मैं चाह रहा था। तो चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का जो शोषण होता है वो दिखाया गया है। मील मालिकों का लालच और मजदूरों का शोषण, ये इसमें बताया गया कि वो अपनी लालच में मजदूरों को तंग करते हैं और मील मालिक मजदूरों को मात्र एक कल पुर्जे के रूप में लेता है जो उसको लाभ देगा, सिर्फ बेनिफिट। तो वह हर संभव प्रयास करता है कि मजदूरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए और वह विरोध की स्थिति में ना रहे, मजदूर कुछ कह ना पाए, इशारे पर नाचें। तो अधिक उत्पादन के चक्कर में, वो ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के चक्कर में ना अपनी फैक्ट्री में, वो मजदूर के लोहे की आग लगवाता है जिससे कई मजदूर मरते हैं। तो अंत में उसे समझ आ जाता है कि यदि ज्यादा उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो दूसरा तरीका है, पैसे आधे कर दो, दिहाड़ी जो दे रहे हैं उसको कम कर दो। अगली लघु कथा है साझा। और साझा में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। देखो, साझा के माध्यम से लेखक ने पूंजीपति लोगों पे अगेन एक बारी व्यंग्य किया है जिनकी नजर किसानों की जमीन तथा जायदाद पर लगी हुई होती है। जो किसान के पास छोटा सा खेत है वो अपना कुछ उगा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जमींदार और पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो उन पे नजर रखते हैं। तो आजादी के बाद
किसानों की बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय हो गई थी। यानी कि आप मान के चलो गरीबी में थे हमारे किसान। तो पूंजीपति किसान की फसल हड़प लेता है। और इसी कथा के अंदर एक कैरेक्टर है हाथी का, तो वो पूंजीपति का प्रतीक है, याद रखना। ठीक है, एक यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। तो किसान को खेती की हर बारीकी के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वो डरा दिए जाने के कारण अकेला खेती कर पाने का साहस नहीं जुटा पाता, उसको डरा दिया जाता है। हाथी आता है, वो कहता है कि अगर तूने मुझे अपना हाफ पार्टनर नहीं बनाया तो तेरा खेत पूरा तबाह हो जाएगा। तो अब ऐसे में किसान तो डर जाएगा ना, अगर कोई उसे ऐसी धमकी देगा तो अब उसे हाथी ने कहा कि वह मेरे साथ साझा कर ले भाई। और किसान ने उसको बताया कि सांझे में तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। वो कहता है गुजारा तो तेरा अकेले में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तेरी फसल खराब करवा दूंगा। तो अब ये सब बातें चल रही हैं, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ सांझे की खेती करने से तुम्हें यह फायदा होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों में नहीं घुसेंगे और खेतों की रखवाली बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, जो खेत है ना वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से रखवाली हो जाएगी। तो किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। ठीक है, तो दोनों ने मिलाकर एक फसल उगाई गन्ने की। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया, अनाउंसमेंट करके आ गया कि ये जो खेत है इसमें मेरा एक शेर है, कोई भी उस खेत को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, उसने अनाउंसमेंट करवा दी इस चीज की। तो किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ना तैयार हो गया तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया कि भाई गन्ने मैंने उगा दिए हैं। किसान चाहता था कि जो गन्ने उगे हैं अब उसको आधा आधा बांट लेंगे जैसा तय हुआ था, पर आपको लगता है कि हाथी ऐसा करेगा? नहीं। हाथी ने कहा देखो अपना पराया क्या करते हो यार, क्या मेरा क्या तेरा, जो तेरा है वो सब मेरा है। उसने क्या करा कि भाई हमने मिलकर मेहनत करी है तो हम सभी हैं, मतलब इसका पूरे का स्वामी हम दोनों ही हैं, आधा आधा क्या होता है। तो किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने क्या करा, अपनी सूंड में गन्ना तोड़ लिया और सूंड में फंसे फंसे कह रहा है आ जाओ थोड़ा सा तू भी खा ले, खाना है तो। सोचो ये तो हड़प ली ना उसकी फसल पूरी। तो गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था, दूसरा आदमी के मुंह में था। तो गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खिसता चला जा रहा था। ठीक है, और एंड में उसने अपना गन्ना ही छोड़ दिया। तो हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया, अब ऐसे ही सारे गन्ने खाएंगे मिल बांट के। तो इस तरह हाथी और किसान ने अपनी ये जो सांझे की खेती करी थी गन्ने इस तरीके से बांटे। और ये कितना अनफेयर है सोचो। तो साझा कहानी हमें बताती है आजादी के बाद जो किसान है उनकी हालत ऐसी रही है। पूंजीपति लोग होते हैं, गांव के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा किसानों के उत्पादन पर और उनकी जमीन पर नजर रखते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई कैसे भी करके ये जमीन इनकी हो जाए। हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, यानी कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं तो धोखाधड़ी करते हैं, हड़प लेते हैं। ठीक है, तो किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है। अगला चैप्टर है हमारा जहां कोई वापसी नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम समझते हैं। यह अंश निर्मल वर्मा के सिंगरौली 1983 से लिया गया है। निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं और इसमें लेखक ने बताया हमारे देश भारत में औद्योगिक विकास जब हुआ तो बहुत सारे लोग उससे विस्थापित हो गए, प्रकृति का विनाश हो गया, बहुत सारे लोगों ने पीड़ा झेली। तो वो उसी के ऊपर है पूरा चैप्टर। तो 1983 की बात है, सिंगरौली की। लेखक ने पहले टिहरी गढ़वाल में लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष करते देखा था। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, वहां पे उत्तराखंड साइड में लोग पेड़ों से चिपक गए थे और कहते थे कि भाई हमें काट दो पर पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो ऐसा पहले लेखक ने सुना हुआ था एग्जाम्पल। लेकिन सिंगरौली में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। यहाँ पेड़ भी मानव विस्थापन के विरोध में मौन सत्याग्रह कर रहे थे, यानी कि पेड़ भी दुखी थे। यह प्रतीक है कि प्रकृति भी मनुष्य के दुख को महसूस करती है। जब इंसान उजड़ता है तो पेड़ भी जीवित नहीं रहना चाहते। जब कुछ भी विकास होगा, औद्योगिक कार्य होंगे, किसी बहुत बड़ी जमीन से लोगों को हटा दिया जाएगा तो वहां की जो पेड़ पौधे हैं वो भी सैड हो जाते हैं। तो विस्थापन का एक पहलू क्या है और दूसरा पहलू क्या है आपको मैं समझाता हूं। लेखक ने शहरों में मजदूरों की गंदी भीड़ भाड़ भरी झुग्गियों में विस्थापित लोगों का जीवन देखा, जिन लोगों का बेचारा घर बार सब उजड़ गया है। लेकिन जब वो विस्थापन से पहले उनका जीवन कैसा था ये उन्होंने देखा जब वो अमझर गांव में गए। तो यहाँ पे जब वो अमझर गांव में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सुकून है, घने पेड़ों का झुरमुट है, मिट्टी के खप्पर वाले झोपड़े हैं,
चारों ओर पानी ही पानी, सुंदर सजीव एकदम वातावरण है। बस की खिड़की से ये दृश्य लगता है जैसे बाढ़ जैसा, पर असल में ये धान के खेतों में भरा पानी है, यानी कि मेहनत है। लगेगा दूर से कि जैसे बाढ़ आ गई, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ चावल वगैरह उगाया जा रहा था। ठीक है, तो ये विस्थापन से पहले क्या होता था, ऐसा ही होता था वहां पे। नवा गांव और अमझर, उजड़ता हुआ संसार। तो जुलाई का महीना था, धान की रोपाई का समय चल रहा था। सिंगरौली क्षेत्र में लगभग 18 गांव बसे हैं और एक गांव है उसमें से अमझर। आम के पेड़ बहुत है यहाँ पे, तो नाम के अनुरूप ही आम झरने वाला गांव, यानी कि अब एक सूनेपन में बदल गया। एक टाइम पे जब इतने आम होते थे, अब वो पूरा गांव सूना पड़ गया। ठीक है, तो कारण क्या था कि भाई अमरौली परियोजना के तहत गांव के उजड़ने की सरकारी घोषणा। एक अनाउंसमेंट आई कि इस गांव को उजाड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट चलेगा। जैसे ही खबर फैली, पेड़ सूखने लगे। ये एक प्रतीक है, ठीक है, कि जब मनुष्य उजड़ता है तो प्रकृति भी मुरझा जाती है। गांव के लोग चले जाएंगे तो पेड़ पौधों का ध्यान कौन रखेगा, उसको भी उजाड़ देंगे यहाँ के लोग आके। खेतों में काम करती औरतें, लेखक गांव के अंदर जाता है तो धान की रोपती औरतें दिखाई देती हैं जो धान की रुपाई कर रही हैं। पानी में झुकी हुई हैं, धूप में चमकती काली टांगे, सिर पर चटाई के टोप, हैट पहने हुए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे चाइना और वियतनाम की औरतें होती है ना, मेहनत करती हैं खेतों में, वैसी लग रही थी। वे डरी नहीं है, बस विस्मय और मुस्कान से लेखक को देखती हैं, फिर काम में लग जाती हैं, एक स्माइल देती हैं, उसके बाद वापस अपना काम करती हैं। यानी कि दिखाया जा रहा है कि भाई एक जीवन में उनके लय है, कितने अच्छे से गांव का पूरा माहौल चल रहा है और वो लोग कितने शांत हैं। अब एक भविष्यवाणी होती है, लेखक को एहसास है कि कुछ ही सालों में ये सुंदर संसार मिट्टी में मिल जाने वाला है। इनका खेत, झोपड़े, पेड़, सब कुछ औद्योगिक कॉलोनियों के ईंटों के नीचे दब जाएंगे। बहुत जल्द यहाँ पे फैक्ट्री खुल जाएगी और ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और ये हंसती मुस्कुराती जो औरतें हैं, ये शहरों की सड़कों पर पत्थर तोड़ती मजदूर बन जाएंगी। आज तो ये अपने खेतों में आराम से काम कर रही हैं, कल को ये मजदूर बन जाएंगी। तो ये प्रगति और विकास की त्रासदी है। एक तरफ तो मनुष्य आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अपनी प्रकृति को उजाड़ रहा है। तो आने वाली पीढ़ियां अपने गांव को सपने या कहानी की तरह याद कर पाएंगी, क्योंकि गांव नाम की चीज तो हम छोड़ ही नहीं रहे ना। हम तो फैक्ट्रियां लगा लगा के सारे गांव वगैरह सब उजाड़ देंगे। आधुनिक भारत के शरणार्थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहां से पेपर में भी बनता है कि आधुनिक भारत के शरणार्थी कौन है। तो जो विस्थापित लोग होते हैं गांव के, जो कि अपने किसी बाढ़ के कारण, उजाड़ के कारण या कोई सरकारी प्रोजेक्ट के कारण किसी को उनके गांव से पूरा उजाड़ के विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये लोग कई कारणों से अपना घर खोकर कहीं अलग रह रहे होते हैं। तो जब विकास होता है तो सबसे बड़ा शिकार इन्हीं लोगों का होता है विकास के नाम पे, जिनका गांव, खेत, जंगल सब कुछ प्रकृति की आंधी में बह जाता है। अब देखो भाई, प्रकृति में अगर मान लो बाढ़ है, भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, तो ये विस्थापन अस्थायी होता है। एक बारी बाढ़ शांत हो जाएगी, वापस रह लो और लोग दोबारा लौट सकते हैं और फिर से आप बस सकते हो वहां पे। चाहे भूकंप भी है, हमेशा तो नहीं रहेगा, एक समय बाद शांत हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, विकास और औद्योगिकरण की जो नीतियां होती हैं, जब आप विकास कर रहे हो, जब आप फैक्ट्री लगा रहे हो, तो विस्थापन स्थायी होता है, दोबारा नहीं आ पाओगे, लोग कभी वापस नहीं लौट सकते। और उन्मूलन ही होता है, यानी कि परमानेंटली वो उखड़ जाते हैं, फिर वहां से विनाश ही होता है, वो वापस नहीं आ पाते फिर वहां पे लोग। ठीक है, तो जब प्रकृति उजाड़ती है तो जीवन लौट आता है, लेकिन जब इतिहास यानी कि मानव जब अपना विकास करते समय जब किसी को उजाड़ता है तो वो चीज फिर कभी रिपीट नहीं होती। तो सिंगरौली एक उर्वरा यानी कि बहुत उपजाऊ और हरियाली से भरा क्षेत्र है। यहाँ के लोग सदियों से कृषि कर रहे हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर हैं। अगर औद्योगिक परियोजनाएं ज्यादा होंगी तो ये इलाका खाली करवाया गया उनसे, गांव मिट जाएंगे, जंगल कट जाएंगे, लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो अगर ये रेगिस्तान होता तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन इतनी उपजाऊ भूमि को उजाड़ना असहनीय है। हो सकता है अगर एक बार को ये काम वहां पे आप रेगिस्तान में कर दो तो इतना दुख नहीं होगा, पर इतनी उपजाऊ जमीन जहां पर इतनी हरी भरी खेती होती है, वहां पे आप उजाड़ रहे हो फैक्ट्री के नाम पे, तो ये तो बहुत बेकार चीज है। तो 1926 से पहले यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे। हम सिंगरौली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बाद में रीवा, ये भी एमपी में है, रीवा रियासत में सिंगरौली का बड़ा हिस्सा मिला दिया गया और क्षेत्र जो है विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, पहाड़ियां थी इसके चारों तरफ, महुआ, बांस, शीशम, कत्था, इसके घने जंगल थे।
तो एक दंत कथा के अनुसार सिंगरौली नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। कभी ये क्षेत्र बहुत दुर्गम होता था, लोग इसे काला पानी भी कहते थे, एकदम अंदर आइसोलेटेड सा था, जहां ना कोई बाहर से आता था, ना कोई बाहर जाने की हिम्मत भी रखता था, तो कोई यहाँ पे आता जाता नहीं था। तो यही सिंगरौली अब औद्योगिक विकास की प्रयोगशाला बन गया। अब यहाँ पे हर कोई चाहता है फैक्ट्री लगाएंगे, तो मनुष्य, संस्कृति और प्रकृति सब कुछ बलिदान होने वाला है। जैसे ही फैक्ट्रियां लगेंगी पूरा गांव उजड़ जाएगा और हर चीज की बलि चढ़ जाएगी। तो ये होने वाला था। लेखक कहते हैं कि औद्योगिक विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं लाता, बल्कि सामाजिक विनाश भी इसके साथ आता है। पैसा तो कमा लोगे, लेकिन जो समाज उजड़ेगा, जो सांस्कृतिक जो विनाश होगा, उसको कौन झेलेगा। तो विकास और विनाश दोनों है, प्रगति है तो पीड़ा भी है, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। सिंगरौली के जो खनिज संसाधन है, कोयला, यहाँ के जंगल, यहाँ का पानी, तो लोगों की लालच आ गई, चलो वहां चलते हैं, वहां तो सब कुछ है, वहां पर तो सारा जुगाड़ है, तो क्यों ना इसी को ही हम यहाँ पे फैक्ट्री बना के और करें यूज। तो दिल्ली के शासक और उद्योगपति सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा को देखकर लालच में आ गए। तो प्रोस्पेरिटी भी कभी कभी डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। ज्यादा ही कुछ आपके पास होगा ना दिखाने को, तो लोग फटाफट आपको लूटने आएंगे। पहले रिहद बांध बनने से हजारों गांव उजड़े, ठीक है। बाद में सेंट्रल कोल फील्ड्स और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। चारों ओर सड़क, पुल, कारखाने बना दिए गए। यानी कि धीरे धीरे ये सब जब विकास हुआ ना, तो धीरे धीरे ही पर्यावरण भी विस्थापित, लोग विस्थापित होते रहे, पर्यावरण में नुकसान होता रहा। तो देखो, गांव मिटे, जंगल कटे, लोग बेघर हो गए, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो जिस तरह शिकार को देखकर गिद्धों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही ठेकेदार और अफसर सिंगरौली पर टूट पड़े। उनको यहाँ के संसाधनों की लालच इतनी थी कि वो गिद्धों की तरह इसको लूट गए। लोकायन संस्था की यात्रा और लेखक की दृष्टि। तो लेखक दिल्ली की संस्था लोकायन के साथ सिंगरौली गए थे ताकि विकास की असली कीमत को देख सकें, समझ सकें। तो उन्हें पहले से पता था कि औद्योगिकरण का पहिया अब रुक नहीं सकता, परंतु वो सोचते हैं अगर आजादी के बाद हमने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद हम अपनी परंपराओं को देखते हुए विकास करते। हमने तो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की मार दी कॉपी, और ये नहीं देखा हमारी सांस्कृतिक विनाश भी हो सकता है। पश्चिम में क्या होता है, उनकी संस्कृति तो म्यूजियम्स में पड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन, हमारे रिश्ते अभी भी जीवित हैं। और यूरोप में क्या है, मनुष्य और भूगोल का संतुलन बना के देखा जाता है, लेकिन भारत में मनुष्य और संस्कृति का संतुलन ज्यादा जरूरी है। विकास के आधार की बात करूं तो यूरोप में भौतिक लिप्सा, मटीरियलिस्टिक डिजायर ज्यादा है, लालच ज्यादा है, लेकिन भारत में जीवन की आवश्यकता क्या है उस पर ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं। परिणाम क्या होगा कि भाई औद्योगिक समाज तो होगा इनका, यूरोप वालों का, पर आत्महीन होगा, कोई उसमें वो समाज में फायदा नहीं है। लेकिन भारत का क्या है, समाज है, अब पश्चिम की नकल कर रहा है, तो भाई हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कॉपी पेस्ट में। स्वातंत्र्योत्तर भारत की त्रासदी। तो लेखक यहाँ पे हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी त्रासदी हुई, और यानी कि हमने इसे पश्चिम की नकल में अपनाया, विकास के मॉडल को, बिना अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियों को जाने हुए। जो सत्ताधारी लोग थे शासन में, वो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे, तो वो प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो नाजुक बैलेंस होता है वो समझ नहीं पाए, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारतीय समाज की अपनी सीमा है, अपनी मर्यादा है, सिर्फ औद्योगिक विकास थोड़ी करना है, समाज और संस्कृति का क्या होगा भाई। तो सांस्कृतिक विरासत की जीवंतता। भारत की विरासत किताबों या संग्रहालयों में नहीं है, बल्कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के रिश्तों में है। धरती, जंगल, नदियां, इनको हम अपनी धरती माँ समझते हैं, और मनुष्य भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर औद्योगिकरण होगा तो ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे और ये सांस्कृतिक विनाश भी हो जाएगा। तो संपदा का अभिशाप मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा प्रोस्पेरस होते हो तो लालच के कारण लोग आपको लूट जाएंगे। गिद्धों का झुंड, जो ठेकेदार हैं वो गिद्ध हैं। उजला पहलू यानी कि विकास का चेहरा बहुत भ्रामक है, हम समझते हैं विकास बस अच्छा होता है। अंधेरा यानी कि विस्थापन, पर्यावरण विनाश, सांस्कृतिक पतन, ये अंधेरे में जाने जैसा है। और अदृश्य लिपि यानी कि संस्कृति और प्रकृति के बीच का जो भावनात्मक रिश्ता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया क्या था, सिंगरौली की कहानी यही दिखाती है कि जब कोई देश अपनी जड़ों को नहीं समझता, अपनी संस्कृति को नहीं समझता, अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगाता है, तो वो पर्यावरण ही नहीं अपनी संस्कृति को भी खो देगा एक दिन, ठीक है। और संदेश यही है कि सच्चा विकास वही है
जो बैलेंस बना कर रखे। हमें पश्चिम की नकल छोड़कर भारत का अपना एक मॉडल बनाना पड़ेगा, तभी हम अपना आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दूसरा देवदास, और दूसरा देवदास कहानी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। दूसरा देवदास कहानी हरिद्वार की हर की पौड़ी के वातावरण पर आधारित है। हरिद्वार का नाम आपने अगर सुना है तो जहां गंगा नदी बहती है, तो वहां की एक कहानी है और युवाओं के मन की भावनाओं को दिखाती है। युवाओं के दिल में जो हलचल होती है, जो अट्रैक्शन होता है, उसको दिखाया गया है यहाँ पे। कि अचानक पहली बार किसी से मुलाकात हो जाए तो मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो इस कहानी में प्रेम बहुत अचानक और अनजाने में शुरू हो जाता है, और पारो के मन में प्रेम ऐसी अजीब परिस्थितियों में जन्म लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो एक कैरेक्टर है इसमें पारो, ठीक है भाई, एक कैरेक्टर है यहाँ पे पारो। तो उसने सोचा नहीं था ऐसा प्यार हो जाएगा। तो कहानी ये समझाती है कि प्यार की कोई तय सीमा नहीं होती, प्यार कभी भी हो सकता है, जगह भी कोई भी हो सकती है, और व्यक्ति, ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है, किसी से भी हो सकता है, कहीं भी। तो लेखिका ने प्रेम को फिल्मों जैसा दिखाने की बजाय उसे पवित्र, सच्चा और टिकाऊ दिखाया है। कहानी का विषय, भाषा और ढंग बहुत सुंदर है। आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कहानी को पढ़ के, थोड़ी यूनिक कहानी है। तो हर की पौड़ी पर शाम का समय बहुत खास होता था। जैसे ही आरती का समय आता है तो पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। जब हर की पौड़ी की हम बात करते हैं तो चारों तरफ दिए जलते हैं, सारे भक्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पहले जो फूलों के डोनों में 1 रुपए मिलते थे, अब वो 2 रुपए के बिकने लगे हैं, यानी कि वही डोने। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता, लोग बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर हरिद्वार आते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी पहनकर लोगों से सीढ़ियों पर शांति से बैठने को कहते हैं। जो वहां के स्वयंसेवक हैं, व्यवस्था को संभालते हैं, कहते हैं भाई शांति से बैठ जाओ। कुछ लोग स्पेशल आरती करवाते हैं जिसमें ज्यादा पैसा लगता है। गंगा किनारे बहुत से छोटे बड़े मंदिर भी बने हुए हैं और पूजा की आरती की तैयारी होती है। और पीतल के बड़े द्वीपों में सैकड़ों बत्तियां जलाई जाती हैं। गंगा जी के साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां सजी होती हैं ताकि हर भक्त अपने इष्ट देव का दर्शन कर सके। तो आरती से पहले लोग गंगा में स्नान करते हैं। महिलाएं जंजीर पकड़ के डुबकी लगाती हैं, आपने अगर देखा हो कभी, और वो ताकि बह ना जाए। पंडे लोगों के कपड़ों की रखवाली करते हैं और माथे पर चंदन या सिंदूर का टीका लगाते हैं। कोई पोते के जन्म की खुशी में आरती करवा रहा है, कोई नई बहू के आने की खुशी में करवा रहा है। यानी कि अभी शाम का समय होने वाला था, आरती का समय था, ठीक है। अचानक सैकड़ों दीप एक साथ जलते हैं और आरती शुरू हो जाती है। पुजारी कहता है जय गंगे माता, गाने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। जितने भी भक्त हैं वो फूलों के दोने गंगा में छोड़ देते हैं, जिनमें दिए भी हैं, कुछ पैसे भी हैं। तो जैसे ही वो पानी में पैसे वैसे छोड़ते हैं तो वहां पे कुछ लोग हैं गोताखोर, वो क्या करते हैं, तैर कर पैसे निकाल के आ जाते हैं। और एक गोताखोर के कपड़े में आग लग जाती है, लेकिन वो घबराता नहीं है, गंगा में कूद जाता है, आग बुझ जाती है। तो गंगा माता ही उनकी जीवन की रोजी रोटी है, आप मान के चलो। जब पुजारियों की आवाज थकती है तो लाउड स्पीकर पर लता मंगेशकर की आवाज में भजन बजाने लगते हैं सारे लोग। पूरा वातावरण सुंदर हो जाता है, दीपों की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू, बहुत अच्छा माहौल रहता है। आरती के बाद भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और कुछ से ज्यादा दान भी लिया जाता है, लेकिन भक्त खुशी खुशी देते हैं। पुजारी माला पहनाता है, ढेर सारा प्रसाद देता है। पैसे खर्च होने के बाद भी किसी के चेहरे पर दुख नहीं होती, क्योंकि ये धर्म के नाम पे खर्चा हो रहा है। तो दुखी नहीं होता यहाँ कोई भी, जब खर्चा होता है तो वो खर्चा कर देते हैं, ठीक है। इधर आरती खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। दोने फिर 1 रुपए में बिकने लगते हैं। आसमान और गंगा जल का रंग बदलने लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है ना ऊपर से। सो एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे, संभव। वो बहुत देर से स्नान कर रहा था। जब वो बाहर आया तो पंडा उससे मजाक में कहता है कि हमें डर लग गया था। संभव स्माइल करता है, भाई कपड़े पहनता है और अपना सामान समेटता है। तो पंडा उसके माथे पर चंदर लगाने लगता है, लेकिन संभव मना कर देता है, कहता है अभी मत लगाओ। पंडा समझाता है कि भाई बिना तिलक के स्नान अधूरा होता है, तो चुपचाप तिलक लगवाओ। फिर वो तिलक लगवाता है। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है तभी पास के छोटे मंदिर का पुजारी उसे आवाज देकर कहता है भाई दर्शन कर लो, दर्शन करके चले जाओ। तो वो रुक जाता है दर्शन करने के लिए। संभव को इन धार्मिक कामों में ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी नानी ने कहा था कि मंदिर में 20 आने जरूर चढ़ाना, इसलिए वो पुजारी के पास चला गया। वो उसने जेब में हाथ डाला तो 1 रुपए का नोट मिल गया। उस टाइम पे 1 रुपए का नोट था, तो चवन्नी नहीं थी उसके पास। वो अपना थैला टटोलने लगता है।
पुजारी कहता है भाई परेशान आदमी कहता है कोई बात नहीं मैं तुझे खुले दे दूंगा, दे दे। तो संभव थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, उसने 1 रुपए का नोट वापस जेब में रखा और 2 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। तो पुजारी ने उसे चरणामृत पिलाया भगवान का और उसके हाथ में लाल कलावा बांध दिया, ठीक है, कि दर्शन करने के बाद में यह कलावा बांध दिया गया। तो संभव का ध्यान कलावे पर नहीं था, वो गंगा जी को देख रहा था। तभी एक पतली नाजुक कलाई पुजारी की ओर बढ़ी, ठीक है, एक लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पुजारी ने उसकी कलाई पर भी कलावा बांधा और उस हाथ ने थाली में 5.5 रुपए रख दिए। उसी लड़की ने उस पुजारी की थाली में 5.5 रुपए रखे। अब वो लड़की संभव के बिल्कुल पास खड़ी थी। सोचो, ये संभव अलग कैरेक्टर है, मैंने कहीं भी नहीं बताया आपको इसके साथ कोई लड़की है, और एक लड़की आके बैठ जाती है इसके पास में, ठीक है, ऐसे ही कोइंसिडेंस। तो आंख बंद करके पूजा करने लगती है। संभव ने अचानक उसकी ओर देखा तो उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे और उसका गुलाबी आंचल उसके कुर्ते को भिगो रहा था, ठीक है। तो उसके लंबे गीले बाल उसके पीठ पर काले चमकदार शॉल जैसे लग रहे थे, उसके बाल यानी कि बहुत लंबे थे। तो दियों की हल्की रोशनी में शाम के समय वो लड़की बहुत शांत और सुंदर लग रही थी। संभव को बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के, जैसे मान लो कोई साक्षात मूर्ति हो। तो लड़की ने कहा कि आज आरती हो चुकी है और वो देर से आए हैं। पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, वह वहीं आरती और मंत्र करवा सकता है, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और कहा कि वो कल सही समय पर आएंगे। संभव इंतजार कर रहा था कि पुजारी उसे 75 पैसे वापस दे, है ना, उसके तो खुले अटके हुए हैं भाई, उसको अपने खुले पैसे की लग रही है। तो पुजारी भूल गया। अब लड़की ने हम शब्द यूज किया था, आप याद करो, इसने बोला ना हम कोई बात नहीं, हम है ना। तो पुजारी ने क्या समझा कि ये संभव और ये लड़की एक साथ आए हैं एज कपल्स। उसको नहीं पता था कि दोनों अननोन है, जानते ही नहीं एक दूसरे को। तो इसलिए उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि वो साथ आए, सुखी रहें और गंगा जी उनकी मनोकामना पूरी करे। लो भाई, अब यहां पे कमाल कर दिया पंडित जी ने। ये सुनकर लड़की और संभव दोनों चौंक गए हैं, ये क्या कह दिया आपने, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। लड़की तुरंत दूर हट गई भाई, और संभव को भी वहां से जल्दी निकलने की इच्छा हुई। वो भाई कहता ये क्या कह दिया पुजारी जी ने। और संयोग से दोनों की चप्पलें एक ही आदमी के पास रखी थी, जहां पे वो जमा होता है ना चप्पल जूता घर, वहां पे वो जाते हैं दोनों। तो जब वे टोकन देकर चप्पलें ले रहे थे तो उनकी आंखें फिर मिल गई, फिर से आई कांटेक्ट हो गया उनका, और आंखों की झिझक और हलचल अभी भी बनी हुई थी, वो देखना और वो झिझकना। तो संभव कहना चाहता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो माफी मांगना चाहता था कि भाई मैंने इसमें कुछ नहीं कहा था पुजारी को, वो उसने खुद कहा है, पुजारी ने गलत समझा था। और लड़की भी यही कहना चाहती थी कि संभव को कि उसके इतने पास नहीं खड़ा होने चाहिए था, आप मेरे इतने क्लोज आके क्यों खड़े हो गए भाई, ठीक है। तो लड़की ने अपने होठ दांतों में दबाए और फिर छोड़ दिए। उसे लगा कि गलती उसी की थी, क्योंकि बाद में वह खुद वहां आकर खड़ी हो गई थी। अंधेरे में उसे डर लग रहा था और वह कब कितनी पास आकर खड़ी हो गई उसे खुद पता नहीं था। लेकिन उस समय दोनों ही इतने उलझे हुए थे कि बात करने की हालत में नहीं थे, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो दोनों अपनी अपनी नजरें चुराकर चुपचाप चप्पल पहन के निकल लिए। घबराहट में लड़की ठीक से चप्पल भी नहीं पहन पाई, वह अंगूठे में अटकी चप्पल के साथ ही आगे बढ़ के चली गई। तो भाई संभव ने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की कि लड़की किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वो घाट की भीड़ में पार करके कब सब्जी मंडी की तरफ चली गई पता ही नहीं चला। तो हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, तो संभव देख नहीं पाया लड़की किस गली से गई है। नानी का घर पास में ही था, लेकिन संभव सीधे घर नहीं गया, वह उन्हीं अनजान गलियों में घूमता रहा, कहीं वो दोबारा उसको वो लड़की दिख जाए। तो उसने चूड़ियों की सभी दुकानों को ध्यान से देखा, हर दुकान पर भीड़ थी, लेकिन कहीं भी वो भीगी हुई गुलाबी कपड़ों वाली लड़की उसे नहीं दिखी। बहुत देर भटकने के बाद संभव थक गया, हार मानकर घर की ओर लौट गया। उसने बहुत ढूंढा लेकिन वो उसको नहीं मिली। घर पहुंचते ही नानी ने दरवाजा खोला, चिंता में बोली कि वह कहां रह गया था। नानी डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि तैरना नहीं आता, पैर फिसल जाता तो मैं क्या कहूंगी तेरी माँ को। संभव कुछ नहीं बोला, उसने अपना थैला तख्त पर रख दिया, पैर धोने चला गया। नानी ने उसे खाना खाने को कहा लेकिन वो चुप रहा। तो नानी की आदत थी कि वो एक ही बात बार बार कहती थी। संभव तख्त पर लेट गया। नानी बोली कि वह थक गया होगा, क्योंकि उसे मेलों और भीड़ की आदत नहीं है ना, शहरी बाबू है, तो कल बैसाखी है इसलिए भीड़ और भी ज्यादा होगी। उन्होंने फिर से उठकर खाना खाने को कहा। संभव कहता है भूख नहीं है, तो वो ये कहकर करवट बदलकर सो जाता है, ठीक है। वो कहता है मुझे नहीं खाना, मेरे को कोई भी भूख नहीं लग रही है, तो अभी आप खाने को मत कहो।
नानी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि नहाने के बाद भी अगर भूख ना लगे तो जरूर कुछ बात है बेटा। वे बोली कि शरीर भी बहुत दुबला हो गया है और उन्होंने पहले ही कहा था कि उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। उन्हें लगा कि यहाँ उसका मन नहीं लगता, तो नानी के पास ही रखे खटोले पर वो वहीं वहीं पे सो गई भाई, अपने पास में ही। और उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर भी बहुत दुबला हो गया था नानी का। खटोला उनके लिए काफी बड़ा था, फिर भी उन्हें सिकुड़कर सोने की आदत थी। गंगा की तरफ से आती ठंडी हवा से आंगन ठंडा था पूरा। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को आंगन धो दिया था, तो ठंड बहुत ज्यादा थी। वातावरण एकदम ठंडा सा हो रखा था वहां पे। नींद और सपने के बीच संभव को घाट की सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ रही थी बार बार। उसका आंख बंद करके पूजा करना, माथे पर गीले बालों की लट, उसकी गुलाबी आंचल जो उसके कुर्ते को छू रहा था, उसका मीठा स्वर, हम कल आएंगे। वो लड़की की सारी फ्लैशबैक वाली बातें उसको रात के समय याद आ रही थी। जब वो आके लेटा तो अचानक संभव की आंख खुल गई। उसे याद आया कि लड़की ने तो कल आने का वादा किया था, तो वो इसी उम्मीद में खुशी से भर गया। वो कहता है कि पक्का वो कल आएगी, उसने बोला था ना पुजारी को। वो जल्दी उठकर नानी को जगाने लगा और बोला कि उसे भूख लगी है। नानी की नींद हल्की थी, वो तुरंत उठ गई और रसोई से थाली ले आई। संभव बहुत खुशी से खाना खाने लगा और नानी की तारीफ करने लगा। उसे आलू टमाटर की सब्जी और ककड़ी का रायता बहुत अच्छा लग रहा था। वह कहने लगा कि माँ तो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती। मतलब वो खुशी में इतना एक्साइटेड था, वो नानी की तारीफ करने लगा। खाते खाते अचानक उसे याद आया कि असली गड़बड़ी तो आशीर्वाद के समय हुई थी। वह कौर हाथ में लिए रुक गया। उसके दिमाग में कुछ घंटे पहले की सारी घटनाएं घूमने लगी। पुजारी का आशीर्वाद देना, लड़की का चौंक जाना, डर के मारे दूर हट जाना, चप्पल ठीक से ना पहन पाना। तो संभव घबराए हुए सर में बोला कि उसे भूख नहीं है और वह बस ऐसे ही उठ गया। तो पूरी रात यही उसके मन में चलता रहा। संभव अभी बहुत बड़ा नहीं था, उसने अभी एमए अपनी कंप्लीट करी थी और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता मानते थे कि हरिद्वार जाकर गंगा जी का दर्शन करेगा तो जरूर इसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब तक उसने जीवन में कोई लड़की खास नहीं रही थी, ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी। लड़कियां या तो कॉलेज की बेंचों पर बैठी छात्राएं थी या घर के रिश्तेदार लड़कियां, लेकिन इस तरह किसी अनजान जगह पर बिल्कुल अजनबी लड़की से अचानक मिलना, वह भी नहाकर गीले कपड़ों में, और फिर पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना और लड़की का घबरा जाना, ये तो उसके लिए नया ही एक्सपीरियंस था। ऐसा तो कभी उसने फील ही नहीं किया था भाई। संभव ने मन ही मन तय कर लिया कि वह अगले दिन शाम 5 बजे से ही घाट पर जाकर बैठ जाएगा। वह उसी जगह बैठेगा जहां उस पुजारी का मंदिर साफ दिखाई दे। तो उसे इस बात का दुख था कि उसने लड़की का नाम तक नहीं पूछा। कि शिट भाई, नाम तो पूछ लेना चाहिए था कम से कम। उसे लगा कि वह लड़की हरिद्वार की रहने वाली नहीं थी। वह उसे ठीक से याद करने की कोशिश करता रहा। उसे बस उसकी पतली काया, गुलाबी साड़ी और गीली सांवली आंखें याद आ रही थी। उसे भरोसा था कि वह हजारों लोगों की भीड़ में कहीं ना कहीं उसे पहचान लेगा। सुबह होते ही आंगन में अमरूद के पेड़ पर चिड़ियां चहचहाने लगी। तभी नानी ने आवाज दी, आज बैसाखी है, गंगा जी जाना है ना आज। संभव को लगा जैसे वह पूरी रात सोया ही नहीं है। तो नानी के सामने उसे थोड़ा अजीब और संकोच सा लग रहा था। उसने नानी से कहा कि उसके नाम से भी गंगा डुबकी लगा ले और वह अभी सोएगा। वो कहता, नानी आप जाओ, आप डुबकी लगाओ, मैं तो घर सोऊंगा। तो नानी जैसे ही घर से चली गई, संभव अपनी कल्पनाओं में फिर डूब गया। वो सोचने लगा कि आज जब वह लड़की उसे दिखेगी तो वो क्या कहेगा। वह उससे कहेगा कि पुजारी की गलती के लिए उसे अफसोस है क्या, सॉरी कहेगा। और वो पुजारी को जानता नहीं था। लड़की शायद कहेगी कि कोई बात नहीं। फिर वह उससे पूछेगा कि आप कहाँ से आई हो, दिल्ली से या कहीं और से। उसका एड्रेस मिल जाएगा बातचीत में, ये उसने सोचा था। अगर लड़की ने बात करने में रुचि दिखाई तो वो अपना नाम बताएगा और उसका नाम पूछेगा। वह सोचने लगा कि उसका नाम क्या होगा, वह बीए में पढ़ती होगी या एमए में। लेकिन इन सवालों के जवाब सोच ही रहा था कि नानी वहां के उसके वापस उसी कमरे में आके खड़ी हो गई। नानी ने उसे डांटा और कहा कि अब भी सपने देख रहा है क्या, लाखों लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं। तो नानी की बातों से उसकी कल्पनाएं टूट गई। संभव ने तय किया कि वह घाट जाएगा लेकिन स्नान नहीं करेगा, बस हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करेगा और बैठ के आ जाएगा। और मतलब इसी तरीके से वो जलेबी वगैरह लेकर वापस आ जाएगा। तो उस दिन हर की पौड़ी पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। गंगा घाट के आसपास लोगों का सैलाब था। सुबह की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन अभी भी चल रहे थे। नारियल, फूल, प्रसाद खूब बिक रहा था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं थी। संभव ने दिल्ली में भी बहुत भीड़ देखी थी, ठीक है, लेकिन यह भीड़ अलग थी। यहाँ कोई जाति भाषा का फर्क नहीं था, सबका उद्देश्य एक ही था, जीवन में सुख भलाई की कामना। तो इस भीड़ में
ना तो कोई धक्का मुक्की थी ना जल्दबाजी, लोग नहाने से ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। तो संभव ने देखा कि गंगा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर मुंह करके हाथ जोड़ के खड़ा है, उसके चेहरे पर बहुत शांति है और जैसे उसमें कोई अहंकार ही नहीं हो, शुद्ध शांत हो गया। तो तभी एक छोटे लड़के ने हंसते हुए उसका ध्यान तोड़ा और कहा, अरे भैया नहाओगे नहीं क्या, क्या देख रहे हो इधर उधर। तो संभव ने ध्यान दिया कि पता नहीं कब एक छोटा बच्चा आकर उसके पास बैठ गया था। बच्चे के माथे पर चंदन लगा था और उसका चेहरा बहुत खुश था। संभव ने कहा, तुम अकेले हो? बच्चे ने कहा, नहीं मेरी बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? कहता है, रोहतक से। अब वापस जाओगे? बच्चे ने खुशी से कहा, नहीं अभी तो मनसा देवी जाना है। यह कहते हुए बच्चे ने सामने पहाड़ी पर बने हुए मंदिर मनसा देवी, जो हरिद्वार में ही ऊंचाई पर बना हुआ एक मंदिर है, उसकी ओर इशारा किया कि देखो भाई वहां जाना है। तो मनसा देवी का मंदिर संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन नानी ने उसे वहां जाने से मना किया था क्योंकि बहुत ऊपर था, कि जाना है तो पैदल चढ़कर जाना, ये रस्सी वाली ट्रॉली में मत बैठना, वो खतरनाक है, क्या पता टूट के नीचे गिर जाए। तो पहले बार एक रस्सी टूट चुकी थी, बहुत लोग मारे भी गए थे। पैदल चलो पुण्य मिलेगा। संभव को ज्यादा शारीरिक मेहनत पसंद नहीं थी, वो सालों से पढ़ाई करता आया था, कुर्सी पर बैठने की आदत थी, तो उसके लिए मेहनत का मतलब था कि भाई ज्यादातर दिमाग से काम करना, शरीर से नहीं। तो इस समय कहानी में संभव का मन उस अनजान लड़की की तलाश में ही है। अभी भी वो पैदल चल के नहीं जाना चाहता, वो चाहता है टाइम बचाऊं और अब कैसे जाऊं। तो आगे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो वो यहां से जाना नहीं चाहता था। तो देखो अब ये जो रोपवे है, केबल कार जो चलती है, तो वहां का माहौल कैसा था उसको समझते हैं। तो संभव घूमते घूमते रोपवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां चुनरी, प्रसाद, बिंदी, पूजन सामग्री बिक रही होती है। तो बिंदी देखकर उसे अनजाने में उसी लड़की की याद आ जाती है, प्यार में खोया हुआ है। गुलाबी केबल कार में बैठता है क्योंकि गुलाबी रंग उसे अच्छा लगने लगा था, वो लड़की को उसने गुलाबी कलर में देखा था। तो केबल कार से हरिद्वार का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। नीचे गंगा, मंदिर, सड़कें और पैदल चढ़ते लोग दिखाई देते हैं। संभव को अफसोस होता है कि भाई वह चढ़ावा तो लेकर नहीं आया। अब मनसा देवी मंदिर में क्या होता है, वहां पे वो पूजा करता है पूरे श्रद्धा से। मनोकामना के लिए वो एक धागा बांधता है, मनोकामना का धागा, और प्रसाद चढ़ाता है। मंदिर परिसर में मेला सा लगा हुआ माहौल होता है, भीड़ भाड़ होती है। पूजा के बाद वो वापस लौटने के लिए रोपवे में बैठता है, उसी केबल कार में वो वापस बैठता है नीचे जाने के लिए। तो अब होता क्या है, लौटते समय संभव देखता है कि वही बच्चा जो मिला था उसे, वो एक पीली केबल कार में है और उसके साथ बैठी है वही लड़की जिससे उसकी मुलाकात घाट पर हुई थी। अब हो जाता है संभव बेचैन, कहता है अरे भाई अब इसका तो पता लेना पड़ेगा, अब तो ये दोबारा मिल गई। तो पुनर्मिलन होता है इनका। नीचे उतरकर संभव जो है वो बच्चे को रोक लेता है। पता चलता है कि लड़की मन्नू की भुआ है, वही भुआ रोहतक वाली जो वो कह रहा था। तो मन्नू दोनों का परिचय करवाता है, कहता है दीदी ये वो भैया हैं हरिद्वार में मिले थे, और कहता है भैया ये मेरी वो भुआ है, मतलब ठीक है सॉरी दीदी नहीं भुआ। तो लड़की वही आवाज और अंदाज में बात करती है जिससे संभव पहचान लेता है। तो नाम का रहस्य खुलता है, लड़की का नाम था पारो। तो संभव अपना नाम मजाक में बताता है, संभव देवदास, हंसी मजाक में। दोनों को लगता है कि ये कोई मनोकामना का ही फल है कि दोबारा से वो मिल गए हैं, ठीक है, वरना सोचा नहीं था उसने कि मिलेंगे। तो ये अनजानी मुलाकात थी, बेचैनी थी जो आपने देखा, दोबारा से मिलन, कि भाई मनोकामना की गांठ वहां लगाई और तुरंत दोबारा मिलन हो गया। तो आस्था के बारे में आपने इसमें देखा कि कैसे लोग गंगा आरती के समय आते हैं, अपनी अपनी पूजा करवाते हैं। संयोग अगर होगा दोबारा मिलेगा तो प्यार ऐसा होता है। मनोकामना का प्रतीकात्मक पूरा होना, कि वो मनसा देवी में जाता है, मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है, ये इस कहानी में बताया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है हमारी कुटज, और इसी के साथ आपकी अंतरा बुक खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुटज क्या है। यह हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी, कठोर और पथरीली शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। ठीक है, पत्थरों को चीरकर, चट्टानों को चीरकर, और हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर यह उगता है। इसमें फूल लगते हैं लेकिन वो सुंदर नहीं होते, ना ही उसमें कोई सुगंध होती है। देखने में ये पौधा बहुत साधारण है, उपेक्षित सा आपको लगेगा, गंदा सा कोई पौधा है। लेकिन इसका बाहरी रूप कैसा है, कोई अट्रैक्टिव रंग नहीं है, कोई इसमें मनमोहक सुगंध नहीं आती, कोई कोमलता नहीं है, ना कोई इसमें सजावट के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर भी ये जीवित रहता है हर प्रकार की स्थिति में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुटज का फूल वैसा ही रहता है। पर्वतों की महिमा और हिमालय, तो कहा जाता है कि पर्वत शोभा के घर होते हैं,
उनमें भी हिमालय सबसे महान है और विशाल है। आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला बहुत बहुत विशाल, पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों को अपनी भुजाओं से मानो नाप रहा हो, इतना बड़ा होता है हिमालय। इसी कारण हिमालय को पृथ्वी का मानदंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। कालिदास ने कहा था, ठीक है, यही कि भाई वो पृथ्वी का मानदंड है। तो लेखक हिमालय को केवल पर्वत नहीं मानता, बल्कि पृथ्वी की गरिमा और गौरव मानता है। हिमालय का होना अपने आप में गर्व का विषय है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय के पद प्रवेश यानी कि जब आप उसके निचले हिस्से पर आते हो तो निचले हिस्से पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली है और इसको शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाओं का निचला भाग, ठीक है। तो लेखक कहता है ये पहाड़ शिव की सूखी बिखरी जटाओं जैसे लगते हैं, तो शिवालिक को शिव की जटाओं का भी प्रतीक कहा जाता है, आप याद रखिएगा। शिवालिक क्षेत्र का प्राकृतिक दृश्य, तो ये पूरा क्षेत्र सूखा है, नीरस सा है, कठोर है, बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ माहौल है। हरियाली ना के बराबर है और दूब तक सूख चुकी है पूरी। चारों ओर काली चट्टाने हैं, लाल रंग की सूखी रेती है, यानी कि लग रहा है बहुत ड्राई ड्राई सा सीजन रहता है यहाँ पे, और बहुत कठिनाई है यहाँ पे, कठिनता है यहाँ पे, कोई फूल तो उग ही नहीं सकता। लेकिन इस सूखे क्षेत्र में कुछ ठिगने लेकिन शानदार पेड़ खड़े हैं, ठीक है, थोड़े से ऐसे ऐसे पेड़ खड़े हुए हैं और बहुत भीषण गर्मी, भूख प्यास, कठिन परिस्थितियां, हर चीज सहन करके भी वो पेड़ वहीं खड़े हुए हैं। और ये वही पेड़ हैं जिसको आप कहते हो कि भाई कुटच, अभी आगे बताऊंगा। लेखक सोचता है कि ये पेड़ बेहया है या मस्तमौला, क्या ये कोई मजबूरी में है। फिर वो कहता है जो ऊपर से कठोर या बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो ये वृक्ष पाषाण को चीरकर, पत्थर चीरकर भी अपना जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये जीवन शक्ति का प्रतीक है कि आप बुरी परिस्थिति में भी इनसे सीखो कैसे जिया जाता है। कुटज जो पेड़ है वो छोटा है, ठिगना सा है, चौड़े और बड़े पत्ते होते हैं उसके, फूलों से लदा होता है, मुस्कुराता हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे वे लेखक से पूछ रहा हो क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, नाम नहीं सुना मेरा। तो अब नाम को लेकर एक प्रश्न आता है। लेखक को कुटज का रूप तो याद है, उसको पता है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसको सब याद है, लेकिन नाम नहीं याद आता एक दिन। तो यहीं से एक प्रश्न उठता है, रूप जरूरी है या नाम, फीचर्स जरूरी होते हैं या नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझिए इस बात को। लेखक मानता है रूप देखकर पहचान होती है, लेकिन नाम के बिना पहचान अधूरी है। यह प्रश्न केवल कुटज का नहीं है, पूरे जीवन दर्शन का प्रश्न है। नाम में क्या रखा है ना, हम कहते हैं। तो देखो लेखक के मन में प्रश्न उठता है, नाम बड़ा या रूप। तो नाम पहले है या वस्तु यानी पदार्थ। तो वृक्ष सामने मौजूद है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन उसका नाम आपको नहीं याद आ रहा। इसी कारण लेखक का मन बहुत दुखी है, व्याकुल है। और यह व्याकुलता केवल नाम भूलने की नहीं है, बल्कि नाम के महत्व को लेकर भी। एक तो नाम याद नहीं आ रहा, दूसरा वो सोच रहा है कि क्या नाम वाकई में याद करना जरूरी है भी या नहीं है, ठीक है। तो लेखक अपनी स्मृतियों को फैलाकर अतीत में खोता है, दूर दूर तक उस नाम को खोजने लगता है, दिमाग पे जोर देता है। फिर वो प्रश्न करता है कि व्याकुल होने की क्या जरूरत है, अगर नाम नहीं याद आ रहा तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं, नाम में क्या रखा है। एक अंग्रेजी लाइन है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, अंग्रेजी में है ना, इसको कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। अगर नाम ही देना हो तो 100 नाम दिए जा सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, आखिर नाम में रखा क्या है। तो कोमल और सुंदर नाम है, सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, ऐसे ये कुछ स्वीट से नाम है। कुछ होते हैं पौरुष से नाम, ठीक है, अकुतोभे, अपराजित, पहाड़ फोड़, पाताल भेदी। तो इससे स्पष्ट होता है कि नाम करना कठिन नहीं है। नाम तो कुछ भी रख दो, सॉफ्ट वाला रख दो थोड़ा सा, या फिर वैसे कठोर नाम रख दो। तो नाम और रूप का अंतर देखो, जो फॉर्म है, जो आपको दिखता है, व्यक्ति या वस्तु का निजी सत्य है, जो आंखों से आप देख सकते हो। नाम एक सामाजिक सत्य है। नाम वो स्वीकृति है जो समाज स्वीकृत करता है। नाम से आपको समाज में जाना जाता है, समाज आपके ऊपर मोहर लगाता है, जिसे इतिहास और परंपरा ने स्वीकार किया है। सचिन तेंदुलकर, अब एक नाम सचिन है, वो तेंदुलकर है, उसको समाज ने तेंदुलकर बनाया है। सचिन नाम के करोड़ों लोग, हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी तेंदुलकर के जितने तो महान नहीं है। तो यही है कि नाम समाज द्वारा एक मान्य पद होता है और सोशल सेक्शन है ये, एक मतलब सोसाइटी के द्वारा दिया गया एक पद है जो आप जिस नाम को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लेखक के मन में यही विकलता है कि लेखक ऐसा नाम चाहता है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, इतिहास द्वारा प्रमाणित हो और समष्टि मानव चेतना में रचा बसा हो। इसलिए उसका मन नाम के लिए बेचैन है कि नाम कैसा हो।
समाज उसको स्वीकार भी करे, इतिहास में उसका प्रमाण भी हो जरूर। तो नाम की खोज है, ठीक है। लेखक का मन देश में काल में दूर दूर तक भटकता है, फिर अचानक उसे याद आता है, अरे ये तो कुटज है। फिर उसको नाम याद आ जाता है, ये तो है कुटज। अब कुटज को बहुत जाना पहचाना ऐसा ये नाम है संस्कृत साहित्य में, इसको बहुत जान पहचान मिली हुई है ऑलरेडी। कई कवियों ने इसका मतलब अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक छोटा साधारण लेकिन शानदार वृक्ष है, ठीक है। अब इसको आप समझो आगे। कुटज और कूटज का क्या अर्थ होता है? देखो दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, पर समझो क्या है। अगर इसका नाम कूटज होता तो अर्थ की दृष्टि से और भी अच्छा लगता, क्योंकि कूट यानी पर्वत शिखर, ज यानी कि उत्पन्न, यानी कि पर्वत शिखर से उगने वाला कोई वृक्ष। तो इसका नाम बड़ा ऊ की मात्रा वाला होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ऐसा लेखक कहते हैं। कहा जाता है कि पर्वत सौंदर्य के घर होते हैं, जब साधारण पर्वत इतने सुंदर है तो हिमालय की महिमा तो और बड़ी है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूर्व पश्चिम हर जगह तक जो है अपना हिमालय फैला हुआ होता है, भुजाएं नाप रहा होता है, पृथ्वी का हमारे मानदंड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा शिवालिक के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और जो ये पेड़ होते हैं ये पत्थरों की छाती चीरकर धरती के गहरे तल से अपना जीवन रस खींच लाते हैं। बहुत बड़ी बात है, जहां पे पानी नहीं मिल रहा हो सही से, तो मतलब आप मान के चलो जो बाहर से जितना कठोर है वो अंदर से फिर उतना ही ताकतवर होता है। और लेखक और वृक्षों का आत्मीय संबंध, लेखक कहता है मैं इनका नाम नहीं जानता, कुलशील कुछ नहीं जानता, फिर भी लगता है ये मुझे अनादिकाल से जानते हैं। यानी कि जब आप किसी पेड़ को देखते हो, या जरूर आपने कभी पास्ट में देखा होगा, तो आपको याद आता है हाँ कहीं ना कहीं एक संबंध है मेरा इस पेड़ के साथ। तो कुटज के बारे में आपको बता दिया गया है, इसके विशेषता के बारे में आ सकता है नाम बड़ा या रूप बड़ा, ये मैंने आपको बता दिया है। नाम में क्या रखा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब लेखक कहता है कि कुटज कोई साधारण फूल नहीं होता, ये एक ऐसा फूल है जो कठिन परिस्थितियों में खिलता है, इसे गाढ़े का साथी कहा गया है, ठीक है। क्योंकि कालिदास ने अपने एक ग्रंथ मेघदूत में क्या लिखा है, यक्ष को मेघ से प्रार्थना करते समय कुटज के फूल चढ़ाते हुए दिखाया गया, यानी कि कुटज के फूल का जिक्र खुद कालिदास ने भी किया है अपने ग्रंथ में। उस समय चंपक, बकुल, कमल और मल्लिका ये सुंदर फूल नहीं मिले तो कुटज ही मिला था, और उसी से ही उन्होंने वो फूल चढ़ाए थे। यानी कि गाड़े का साथी, जब कोई नहीं मिलता तो कुटज मिलता है। इससे पता चलता है कुटज साधनहीनता में भी साथ देने वाला फूल है, जब कुछ ना मिले तो कुटज के फूल को यूज करो। तो लेखक को लगता है कि शायद यक्ष तो बहाना था, असल में खुद कालिदास ही दुखी मन से वहां पहुंचे थे और उन्होंने कुटज का फूल चढ़ाकर मेघ से प्रार्थना की थी। तो कुटज शब्द के कई अर्थ हैं। कुट का मतलब होता है घड़ा या फिर घर, इसलिए कुटज यानी कि जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट छोटे ऊ की बात कर रहा हूं मैं, कुट। तो अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा है कि वो घड़े से उत्पन्न हुए थे, तो उनका भी नाम है एक कुटज। लेखक को शक है कि क्या कुटज शब्द वास्तव में संस्कृत का है, क्योंकि संस्कृत में इसके कई रूप हैं, कुटज, कुटच, कूटज, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम हैं। एक विद्वान थे सिल्वा लेवी, उन्होंने कहा था कि फूलों, पेड़ों और खेती से जुड़े कई शब्द संस्कृत में बाहर की भाषाओं से आए हैं। यानी कि कई फूलों के नाम है जो संस्कृत में नहीं थे, लेकिन वो नाम बाहर से लिए गए हैं। शायद कुटज शब्द भी कोई आदिवासी या कोई कोल है ना, जो जनजाति वगैरह की भाषा का शब्द है, जहां से इस फूल का नाम रखा गया है। तो लेखक कहता है कि उसके सामने कुटज का पौधा खड़ा है, वो अपना नाम और रूप दोनों से ही दिखा रहा है कि उसमें अपार जीवन शक्ति है, क्योंकि वो भाई इतना ज्यादा कठोर वाले वातावरण में भी वो जीवित है। इतनी लू चलती है वहां पे भी वो जीवित है, पानी कहीं नहीं दिखता फिर भी वो जीवित है, हरा भरा मस्त जीवंत है, कठिन से कठिन हालत में भी रस खींचकर जिंदा रहता है। तो दैट्स वाई, इसीलिए ये आकर्षक है, क्योंकि बुरी परिस्थितियों में भी खड़ा हुआ है। तो लेखक कहता है कि कुटज मानो हमें जीवन का संदेश देता है, अगर जीना है तो पत्थर जैसी कठिनाइयों को तोड़ो, धरती की गहराई से अपना साधन निकालो, तूफानों से टकराओ, ठीक है, आकाश को छूकर भी आनंद लो। यानी कि जीवन में अगर संघर्ष है तो संघर्ष से भागना नहीं है, हमें संघर्ष से लड़ाई करनी है। तो एक संस्कृत का श्लोक है जो आपके इस एनसीईआरटी में दिया गया था, उसका एक भावार्थ बता देता हूं आपको कि पत्थरों को भेदकर, आंधियों के कष्ट सहकर, पाताल का जल पीकर कुटज आकाश को चूमता है। यानी कि पत्थरों को भेदकर उगता है, आंधियां चलती हैं तो वो कष्ट झेलता है, पाताल का जल खींचता है, तो कुटज हर बाधा को पार करता है, ठीक है। तो जीवन केवल जीना नहीं है, जीवन एक तपस्या है।
जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीना एक कला है, एक तपस्या है। अगर जीना है तो अपने प्राण जीवन में झोंक दो, खुद अच्छे से एकदम मेहनत करो, जियो, ठीक है, अपना मन लगा दो कि जीवन को एक मीनिंगफुल जीवन बनाना है। लेकिन एक सवाल आता है, क्यों जिए? तो यहाँ लेखक एक गहरा प्रश्न उठाता है, क्या केवल जीने के लिए जीना ही जीवन का उद्देश्य है? बस जी रहे हैं, लाइफ कट रही है? तो संसार का हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। ऋषि याज्ञवल्क्य का विचार है एक, कि कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। पुत्र पत्नी धन सब अपने सुख के लिए प्रिय होते हैं। किसी को पुत्र प्रिय है तो इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पत्नी प्रिय है तो पता है कि ये मैं मुसीबत में रहूंगा तो मेरे साथ रहेगी खड़ी हुई। तो इसी तरीके से धन से प्रेम है तो पता है धन काम आएगा। तो संस्कृत का वाक्य है, आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, यानी कि सब कुछ अपने ही स्वार्थ के कारण प्रिय होता है। कुछ भी आपको प्रिय है तो उसके पीछे स्वार्थ है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य का विचार अधूरा नहीं, गहरा है। सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए प्रिय होता है, यह बात सीधी और झकझोरने वाली है, इसलिए थोड़ी कठोर भी है। लेकिन लेखक कहता है कि याज्ञवल्क्य यहीं रुकना नहीं चाहते। वे आत्मा का अर्थ केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं मानते भाई। वो आत्मा को क्या मानते हैं समझो, अपने भीतर सबको देखना और सबके भीतर अपने को देखना, यही आत्मा है। जब तक यह सबको साथ लेकर देखने की सोच नहीं आएगी ना, तब तक आप अच्छे से नहीं रह पाओगे। अपना अपना मत सोचो, सबको साथ लेकर चलो, ऐसा इनका मानना है। स्वार्थ क्यों अधूरा सत्य है? लेखक कहता है कि अगर आदमी अपने आप को केवल अपने लाभ के लिए बचाकर रखता है, सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो यही स्वार्थ है। तो उसका मोह बढ़ता जाएगा, लालच पैदा होगी, वो कंजूस होता जाएगा। और पूरा सत्य तब है जब मनुष्य अपने अहंकार को निचोड़ दे और सबके लिए अर्पित कर दे खुद को, वही असली में स्वार्थ को त्यागना है। तो अब फिर कुटज की ओर आता है हमारा लेखक। कहता है किसी से कुटज भीख नहीं मांगता, किसी से डरता नहीं है, उपदेश नहीं देता, किसी की चापलूसी नहीं करता। हमारा पौधा कुटज अफसरों के आगे झुकता नहीं है। ये प्रतीक हैं सारे, ठीक है। इंसानों को भी इससे सीखना है। तो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, बस शान से जीते रहो, स्वार्थ को छोड़ दो और अपनी लाइफ अच्छी रखो। और यही संदेश है कि जो जीवन में मिले, सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको स्वीकार करो, ठीक है। और एक श्लोक है इसी में दिया हुआ है कि चाहे सुख मिले या दुख, चाहे प्रिय मिले या अप्रिय, जो भी प्राप्त हो उसे बिना टूटे पूरे दिल से स्वीकार करो, हार मत मानो, ठीक है। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, ये लाइफ है। तो हृदयेन अपराजिता, इसका मतलब होता है ऐसा दिल जो सुख से फूल ना जाए, दुख से टूट ना जाए। तो ऐसा दिल रखोगे तो बहुत खुश रहोगे। ना तो ज्यादा खुश हो जाओ, ना ही ज्यादा दुखी होकर टूट जाओ, तो आपका दिल पक्का होगा, वो बेस्ट होगा। सुख दुख मन का खेल होता है। आपका जो मन होता है वही डिसाइड करता है कि आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे। लेखक साफ कहता है, जो सोचता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह नासमझ है, जो सोचता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी नासमझ है। क्योंकि सुख और दुख बाहर से नहीं आते, हमारे मन से पैदा होते हैं। जिसका मन वश में है वह सुखी है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखता है। जो दूसरों की चापलूसी करता है पर दूसरों के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो हमेशा दुखी रहता है। तो परवश कौन, मतलब दूसरों के वश में जिसका दिमाग है वो कौन होता है? जो चापलूसी करते हैं, खुशामदी करते हैं, दिखावा करते हैं, तो दूसरों को फंसाने के लिए चाल चलते हैं। जिसका मन अपने वश में नहीं होता वो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। तो कुटज तो इनसे बहुत अलग है। कुटज का पौधा हमें यही सब सीख देता है जो आपने इसमें सीखा। कुटज संसार में रहता है, सब कुछ सहता है, लेकिन किसी की गुलामी नहीं करता, ठीक है। जैसे कि राजा जनक, राजा होकर भी बैरागी थे, भोग करते हुए भी उनसे बंधे नहीं थे। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरों के वश में नहीं उलझाता, इसलिए मेरा मन जीत में है, वह हमेशा मेरे वश में रहता है। मन अगर वश में है तो सब बढ़िया है। तो अंतिम संदेश क्या है कि कुटज एक ऐसा पौधा है जो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि आप मन पर सवारी करो, मन को सवारी मत करने दो। तो लास्ट में यही है कि भाई, हे कुटज तुम धन्य हो, तुम मित्र तुम धन्य हो, तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म। अंतरा का पूरा वन शॉट था, ये भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।